तो हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे यार। ठीक है, तो बिंदास रहना ही है, बट हाँ थोड़ा सीरियस रहना है। ओके, सीरियस क्यों रहना है? इसलिए रहना है क्योंकि जेई का डेट अनाउंस हो चुका है, जेई मेंस का। सो बहुत ही जल्द हमारा नीट का भी डेट अनाउंस हो जाएगा। तो मान के चलिए 3 से 3.5 महीने आपके हाथ में है, तो एकदम सीरियस हो जाना है, राइट? ओके। दूसरी बात है कि यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू सॉरी यार कि कुछ दिन वीडियोस नहीं आ पाया था। सॉल्यूशन का हम लोग आधा कंप्लीट किए थे, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, उसको आज हम लोग देखेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी यार, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था जिसके कारण वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। ओके, बट अभी कंटिन्यू होगा, राइट? सो हम लोग करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसका स्टेटमेंट को देखो। दो फिजिकल प्रॉपर्टी, हर एक वो फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला अंडरलाइन करो यार कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे केमिकल की बात नहीं कर रहे हैं। दो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाए, ए एंड बी को मिला के हम सॉल्यूशन बनाए, जिसमें हम लोग सॉल्यूट जो है बी है, मानो सॉल्यूट है, उसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मान रहे हैं। तो जब दोनों को मिला है तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया है। तो अब सॉल्यूशन का फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा? चेंजेस तो होगा, लेकिन वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा कि दो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द, किस पे देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करेगा एंड नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। और सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर क्या होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब समझ में आया? नहीं आया? ओके, देखो, मानो कि ये एक बीकर था, मानो ये बीकर ए है, ये बी है, ये सी है। मान लो ना, मानने में क्या जाता है, मान लिए सब में ए में, सब में सॉल्यूशन सेम है, वाटर है मान लो, कुछ भी है, मान लो ना, मानने में क्या जाता है, सब में सब वाटर है मानो, वाटर है मानो, वाटर है मानो। अब इसमें हम लोग तीन डिफरेंट तरह का सॉल्यूट को मिलाया है, तीन डिफरेंट तरह का सॉल्यूट को मिलाया है। मानो कि एक में सॉल्यूट में मेरा शुगर था, मान लो शुगर था, मान लो। और जो कि हम एक अमाउंट बोले, मान लो कि मान लो 2 मोल मिला है। मानने में क्या जाता है? 2 मोल मिला है। इसमें हम लोग मिलाते हैं सॉल्ट, ठीक है, ये भी 2 मोल मिलाते हैं। अब मानो इसमें और रेटो क्या मिला, सैंड मिला दो यार, जिसमें 2 मोल मिला। इमेजिन कर रहे हैं कि इसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि ये ऐसा ही है, सॉल्ट एंड कोई आपस में रिएक्शन नहीं कर रहा है। फिजिकल केस को सिर्फ डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? फिजिकल केस को डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा ना कि तीनों में हम लोग मिलाए हैं, तीनों में लेकिन डिफरेंट सॉल्यूट लिए है। अब हमको पता है चीनी अलग होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, उसका नेचर अलग होता है, सॉल्ट का भी नेचर अलग होता है, सैंड का नेचर अलग होता है। लेकिन जब हम 2 मोल ऑफ मिला, यानी 2 मोल मान लो कि कुछ ग्राम होगा, ठीक है, इसका भी 2 मोल मिला है तो ग्राम में कुछ ग्राम होगा, इसका कुछ ग्राम होगा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ मोल, इसमें भी 2 मोल, इसमें भी 2 मोल, इसमें भी 2 मोल मिलाया है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन सी में, या तीनों में वाटर है, तो तीनों का वेपर प्रेशर कितना होगा? सेम होगा। वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सी होगा। किसी में इसका जितना कमी आया होगा, इसका वेपर प्रेशर में जितना कमी आया होगा, मानो कि अगर खाली पानी था तो 100 था, चीनी मिला दिया तो 50 हो गया एटीएम, मान लो, इमेजिन कर लो। तो इसमें भी वही 50 ही एटीएम ही होगा, इसमें भी 50 एटीएम ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट बोल रहे हैं दो फिजिकल प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर को कम होना, वेपर प्रेशर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, वो कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्या बोल रहा है कि दो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल नंबर में डिपेंड कर रहा है, तो यहां पर भी 2 मोल लिए, यहां पर भी 2 मोल लिए, यहां पर भी 2 मोल लिए, नंबर में कोई चेंज नहीं कर रहे, इसलिए सबका वेपर प्रेशर सेम होगा एंड नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ये सॉलिड पार्टिकल का नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब अगर हम नेचर चेंज कर दिए, मान लो 2 मोल की जगह में, सॉरी, अमाउंट चेंज कर 1 मोल कर दिए, इसको 2 मोल ही रखे हैं, सिर्फ 3 मोल कर दिए, इसको 2 मोल ही रखे, नंबर ऑफ मोल चेंज कर दिए। अब जहां नंबर चेंज हो गया तो वेपर प्रेशर में चेंजेस हो गया। अब क्या होगा? अब इसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसका प्रेशर ज्यादा, इनफैक्ट 3 है ना, ये तो 3 का सबसे ज्यादा होगा। इसको ऐसे ही रखो, इधर लिख देते हैं, यानी कि प्रेशर ऑफ ए सबसे ज्यादा रहेगा, इसके बाद बी का होगा, सॉरी सी का होगा, उसके बाद ये क्या नाम है इसका, बी मान लो ना, इसका होगा, इस तरह का हो जाएगा सर, क्योंकि कम हम मिलाए हैं तो प्रेशर ज्यादा ही होगा, उतना कम नहीं, इसमें ज्यादा मिला दिए है, इसमें तो ज्यादा कम हो गया होगा प्रेशर। समझ में आ रहा?
तो अपने को क्या याद रखना है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज दिस प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट ऑन द नंबर ऑफ नेचर ऑफ द सॉल्यूट। यहां तक समझ में आ रहा है? ओके। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का कुछ हम लोग और कुछ देखते हैं कि ये क्या है। ये तो हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, डिपेंड किसमें करेगा, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में। कुछ हम लोग देखेंगे एक्चुअली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। सीपी क्या है? सीपी इज अ कंसंट्रेशन टर्म्स। ये एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म्स है। हम उसको कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों बोले? क्योंकि ऑफकोर्स डेफिनेशन ही इसको बता रहा है ना। कैसे बता रहा है देखो, अगर हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को कंसंट्रेशन टर्म्स में लिखे तो क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स एक्चुअली क्या होता है? मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, सारा कंसंट्रेशन टर्म्स है। मानो मोलैरिटी की ही अगर हम बात करेंगे या फिर मोलालिटी की बात करेंगे, इनफैक्ट हम इसमें हमेशा मोलालिटी को ही ज्यादातर कोशिश करते हैं डिस्कस करने का, कुछ भी होगा। तो अगर हम कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे तो मोलालिटी एक तरह का मोलारिटी ही होगा। अब मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। देखो ऑफ क्या होता है? हमेशा सॉल्यूट होता है बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मेरे को वॉल्यूम से तो कोई काम नहीं, क्योंकि आपको सॉल्यूशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबका वॉल्यूम सेम ही रखेंगे ना, ए बी सी सेम वॉल्यूम रखते हैं, तो वॉल्यूम से तो काम नहीं है। तो देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड किसमें कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर रहा है। तो आपको डेफिनेशन क्या बोल रहा था? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब यहाँ पर नंबर बोला है, मोल्स नहीं बोला है। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर एग्जांपल हम मोल्स का रिस्पेक्ट में बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली कुछ में भी हो सकता है, एक्चुअली कुछ में भी हो सकता है। तो क्या क्या लिख सकते हैं? ऐसा सोचो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे बोलो। या फिर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शनल टू बोलो नंबर ऑफ मोल्स, जगह में मॉलिक्यूल्स बोल दो, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अब जब हम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो मॉलिक्यूल रहेगा तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में तो टूट जाएगा, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में रहेगा, इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। फिर क्या देख सकते हैं और भी लिख लो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयंस में भी बोल सकते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ पार्टिकल बोला ना, नंबर ऑफ पार्टिकल बोला है। अब वो मोल का नंबर बोलो, मॉलिक्यूल के नंबर बोलो, कि आयन का नंबर बोलो, आयंस ऑफ सॉल्यूट बोलो। आयंस में कब टूटेगा? जब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल जिसमें आयन का फॉर्म में टूट जाता है, ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा बोल सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन कर लो यार, मोल फ्रैक्शन लिख लो, Cp is proportional to mole fraction, मोल फ्रैक्शन लिख लो, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये सारा कुछ होगा। ओके। अब जो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है तुम्हारा, ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, यहाँ तो एक हम बात करें वेपर प्रेशर का, तो इस तरह का हम लोग देखेंगे चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पहले डेफिनेशन लिखना है। एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इट इज अ कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, इसीलिए इसको हम लोग मोलैरिटी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इस पे नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे, आयन पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग रफली ले तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का एज अ होल हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। और एक बात हम लोग देखते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये बड़ा पॉइंट है, इसको दिमाग में रखो। हम लोग जब क्वेश्चन करना होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना होगा, तो ये बड़ा काम आएगा। 90% हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूट से चेक करेंगे, लेकिन बहुत जगह अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट भी सेम रहेगा, तब अगर हमको बताना पड़ेगा किसका ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसे क्या होगा, तब हम लोग मोल फ्रैक्शन में चेक कर लेंगे। डिफरेंट अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा तो हम लोग, सॉरी, मोलर मास से हम लोग देख लेंगे सॉल्यूट में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लगाओ 5 स्टार।
इसको डेफिनेशन को याद रखो, काम खत्म हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो हम लोग इस ओवरऑल इसमें देखेंगे कितना, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कितना लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे एक बार हम रफली लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग एक को आराम से डिस्कस करेंगे। नंबर 1 क्या होगा, देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बीपी लिख दे रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएलबीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लास्ट में क्या देखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 को हम लोग देखना है, क्योंकि जब हम लोग सॉल्यूट मिलाएंगे तो सबसे पहले हम लोग देख लिए कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसा होगा, कैसा वेपर प्रेशर में कमी आएगा, देखिए। फिर हम लोग देखेंगे उस कमी के साथ हम लोग देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट में भी कमी आएगा। फिर देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा उस सॉल्यूशन का, एंड फिर हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंजेस होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ओके, चलो इसको लिखो, हम स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। इसमें हमको बहुत ध्यान से करना है इसको, क्योंकि इस पे क्या होता है, फॉर्मूला तो सिंपल है लेकिन गलत करते हैं, ठीक है। इसको आराम से समझते, देखो सबसे पहले सोचो, हम लोग ग्राउंड फ्लो में क्या पढ़े थे, 2 डिफरेंट वोलेटाइल लिक्विड को मिलाते हैं, ठीक है। मानो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम लोग मान के चलते हैं कि P1 नॉट होता है ना। और उसका अगर हम लोग यहाँ पर पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, देखो P1 निकालते हैं, P1 इक्वल टू क्या करते हैं, x1 P1 नॉट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू उसका प्रेशर एट प्योर फॉर्म, ये था। अच्छा, अब वहीं पर अगर मेरे को वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल जो मिला रहे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या बोले, 2 नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला रहे, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर P2 नॉट बोलेंगे और उसको हम लोग 0 ही बोलेंगे, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो उसका क्या कहे का प्रेशर, उसका प्रेशर होगा ही नहीं। उसका अगर हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर देखेंगे तो P2 अगर हम बोल रहे हैं तो क्या होगा, x2 P2 नॉट, ये होगा। फिर हम लोग नोट्स फ्लो में क्या देखे थे, P टोटल, P टोटल देखे थे। इनफैक्ट यहाँ पर P टोटल मतलब टोटल प्रेशर, एक्चुअली हम यहाँ पे P टोटल नहीं बोल के यहाँ पर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही बोल रहे हैं। क्यों सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल प्रेशर कोई मतलब है नहीं, इसका तो कुछ होएगा नहीं ना, तो उसको हम लोग PS लिख सकते हैं, P is equals to पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2, और पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 कुछ होगा नहीं, 0 होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ S होगा, यानी कि टोटल सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, P1 के बराबर। P1 यहाँ पर क्या है, देखो x1 P1 नॉट, यही है ना। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो सॉल्यूशन है, ये एक्चुअली सॉल्वेंट से ही ना बना है। अगर सॉल्यूशन ये कब बना, जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिए, तब जाकर के ये सॉल्यूशन बना। ये नॉन वोलेटाइल को इसमें मिलाए तब जाकर के ये PS बना, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसको मिलाते ही नहीं तो टोटल प्रेशर एक्चुअली कितना होता, इसी के बराबर होता है, क्योंकि इसमें तो ये वाला रहता ही नहीं रहता ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओवरऑल इसको कंबाइन करके कि
लोअरिंग ऑफ प्रेशर कैसा हुआ, सबसे पहले देखते हैं कि लोअरिंग ऑफ प्रेशर, लोअरिंग ऑफ प्रेशर, लोअरिंग ऑफ प्रेशर क्या हुआ देखो, ओरिजिनल प्रेशर जो था P1 जो था, P1 जो था, या फिर P1 नहीं बोलेंगे तो पार्शियल प्रेशर P1 नॉट, ओरिजिनल फॉर्म में यही रहता ना, अगर खाली सॉल्वेंट होता तो उसका जो वेपर प्रेशर होता P1 नॉट होता प्योर फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ, तो अब उसका प्रेशर कितना हो गया, ये हो गया है, PS हो गया है, तो ये क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ प्रेशर, ये क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर, रिलेट कब करते हैं, जब किसका रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो यहां पर किसका रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ओरिजिनल फॉर्म में बात करेंगे, जब रिलेटिव लगाएंगे तो क्या होगा, P1 नॉट माइनस PS बाय P1 नॉट, क्योंकि यहां पर रिलेट कर रहे हैं ओरिजिनल का फॉर्म में, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बोल सकते हैं, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला का फॉर्म में पूछ देगा कि क्या फॉर्मूला, ऐसे हो सकता है। अब यहाँ पर ये डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द या फिर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। x2 हम लोग क्या माने हैं, सॉल्यूट माने हैं, x2 क्या माने हैं हम लोग यहाँ पे, सॉल्यूट माने हैं। उसको देखो कि वो कैसे आ रहा है, ठीक है। तो उसका पहले एक फॉर्मूला हम लोगों को, जब भी हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो दो फॉर्मूला दिमाग में रखना है। एक फॉर्मूला रखना है मेरे को दिमाग में कि P1 नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P1 नॉट इक्वल्स टू x2, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। और अगर आपको x2 नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कैसे होगा, मानो कि टोटल मोल N1 प्लस N2 हो जाएगा, ठीक है। x2 की बात करेंगे तो उसको डायरेक्टली हम लोग N2 लिख सकते हैं, ये बात समझ में आ रहा है, ओके। और एक दूसरा फॉर्मूला है, देखो जब ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, यहाँ पर अगर डाइल्यूट हो गया तो डाइल्यूट होने का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ज्यादा कम होता है। जब डाइल्यूट होता है तब उस केस में क्या होता है, N2 इज वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, N2 बहुत ज्यादा कम होता है 1 से। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे N1 प्लस N2, तो यहाँ पर हम लोग N2 को कर सकते हैं इग्नोर, तो एक फॉर्मूला डालेंगे कि ये वाला लिख दिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग N2 बाई N1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, ये स्पेशल केस होता है जहां पे हम P1 नॉट माइनस PS बाय यहाँ पर PS लिखते हैं, P1 नॉट लिख लिया, हम यहाँ PS लिख रहे हैं, इक्वल्स टू यही मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, या तो फिर इसी को हम लोग कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है, N2 दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ए को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, बी को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, कर सकते हैं। ये वाला अप्लाई हम लोग कब करते हैं, जब मेरे को मास निकालना होता है, ये करते हैं फॉर मोलर मास। जब क्वेश्चन में मेरे को मोलर मास बोला होगा कि मोलर मास निकालो, जब क्वेश्चन में बोलेगा कि मोलर मास निकालो, तब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये वाला चीज को पुट कर देना है, और बाकी टाइम में हम लोग इसी को चलते हुए करेंगे। और अगर डाइल्यूट बोलेगा तो ऐसे करेंगे। तो मेरे को रिलेटिव ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बस इन तीन फॉर्मूला का यूज करना है, बाकी ये सब कुछ दिमाग पर नहीं लगाना है, तो समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये देखो P1 नॉट प्योर फॉर्म में था, माइनस सॉल्यूशन फॉर्म में कर दिया, तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब नीचे में P1 नॉट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2 की बात कर रहे हैं। जब ज्यादा डाइल्यूशन होगा तो ऑफकोर्स पता है सॉल्यूट का पार्टिकल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो हम लोग N2 को यहाँ पर नीचे में इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ऊपर में नहीं कर सकते। तो कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व होगा। ये कब होगा देखो, जब N2 इज वेरी लेस, N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, ठीक है। अब इसी को थोड़ा आगे देखेंगे। अगर मेरे को क्वेश्चन में बोला मोलर मास निकालने के लिए, चाहे इसका बोले सॉल्यूट का बोले या सॉल्वेंट का बोले, तो उस केस में यहाँ पर 1 नॉट प्योर फॉर्म का
प्रेशर नहीं दे करके हम उसका सॉल्यूशन का प्रेशर पे रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, तो मेरे को मास निकालना आसानी होता है। ये वाला फॉर्मूला का अप्लाई करना है। इन दोनों में फर्क क्या है हमें क्वेश्चन में करवा के दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके पहले इसको लिखो। अच्छा, इसको हम यहाँ पर डेरिवेशन बता दे रहे हैं, वो कैसे किए। चलो इसको कैसे किए देखो, ये वाला देख लो एक बार, फिर मैं बोलेगा अचानक से ये कहां से ला दिया x2। देखो क्या सीन है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वो क्या है, प्योर फॉर्म में है एंड माइनस सॉल्यूशन फॉर्म में है, यानी कि डेल पी लिख बोल सकते हैं, माने चेंज इन प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या बोले, ये बोले जो P1 नॉट प्योर फॉर्म में जो था जब था सॉल्वेंट, माइनस जब उसमें सॉल्यूट मिला दिया तो सॉल्यूशन जो बना PS फॉर्म में। यही बात है ना, यही बात है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि P1 नॉट माइनस PS क्या हुआ, PS तो यही हुआ ना कि जब डाले दोनों को तो ये तो जीरो हो गया, यानी कि पार्शियल प्रेशर और सॉल्वेंट की बात करेंगे ना सॉल्यूशन फॉर्म में, तो क्या होगा, कैसे लिख सकते हैं ना कि x1 P1 नॉट, P1 को कॉमन ले ले, P1 को नॉट को कॉमन ले लेंगे तो क्या 1 माइनस x1 हो जाएगा। अब हमको मोल फ्रैक्शन पता है कि x1 प्लस, यहां पर देखो ना कि x1 प्लस x2 क्या होता है, ये दोनों का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है ना, तो x2 क्या होगा 1 माइनस x1 को हम x2 भी बोल सकते हैं ना, तो वही यहाँ पर बोले हैं कि P1 नॉट x2, और ये क्या है तुम्हारा डेल पी के बराबर है, डेल पी इक्वल्स टू P1 एंड x2। एक्चुअली डेल पी क्या है, डेल पी तो यही है ना P1 माइनस PS, तो ये देखो लिखे है P1 माइनस PS, और ये x1 P1 नॉट को यहाँ लिख दिए P1 नॉट, खाली क्या बच गया x2 बच गया, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या है x2 क्या है, x2 है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अपने को बस दिमाग इतना में रखना है कि ये तीन फॉर्मूले पे काम करना है। क्वेश्चन करते हैं, इसको लिखो। चलो ये दो क्वेश्चन करते हैं, बहुत कुछ क्लियर होगा ये दो क्वेश्चन करके, राइट। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 363 केल्विन, टेंपरेचर को खास काम नहीं है, इस इतना टॉर 1020 टॉर दिया हुआ है। अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज 58.5 ग्राम, ठीक है। बेंजीन हैज वेपर प्रेशर, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है, इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है बेंजीन का जो प्योर फॉर्म में, जो कि प्योर फॉर्म में दैट इज P1 नॉट, बेंजीन की बात करेंगे, वो प्योर फॉर्म में है 1020 टॉर में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, एक सॉल्यूट को ऐड किया गया जिसका वेट कितना है 5 ग्राम, उसको बेंजीन में मिलाया गया जो कि बेंजीन कितना है 58.5 ग्राम, ठीक है। अब एन हैज अ वेपर प्रेशर बिकम्स 190 टॉर, यानी कि जो P ऑफ सॉल्यूशन हुआ है वो कितना हो गया 990 टॉर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड मोलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट डाले हैं ये 5 ग्राम का जो सॉल्यूट डाले हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। तो जब मेरे को मॉलिक्यूलर वेट वगैरह निकालना है तो हम कोशिश करते हैं डायरेक्ट ये फार्मूला पुट करने का, हालांकि इसमें करेंगे तो भी होगा क्योंकि फिर को इसको चेंज करेंगे तब तो यही वाला फॉर्म में आएगा ना, मोल को तो मेरे को चेंज करना होगा ना, तो मोल को जब तोड़ेंगे तो यही लिखेंगे ना, तो यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ कहीं से भी जा सकते हैं। एक ध्यान रखना है कि नीचे वाला मेरे को क्या लेना है, हालांकि इन दोनों इसको भी अप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग आंसर उतना ही आता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है, तो मेरे को वही ध्यान में रखना है कि ऑप्शन पे डिपेंड करता है। हमें दो क्वेश्चन करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मानो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन से, क्योंकि मेरे को पता है जहां मॉलिक्यूलर मास वगैरह दिया होगा तो हम डायरेक्टली मोल को क्यों लिखेंगे, उसको तोड़ के इस फॉर्म में लिखेंगे तो सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या लिखते हैं कि P1 नॉट माइनस PS by PS is equals to mass of solute that is B by molar mass of B into molar mass of A by mass of A, यही बात है ना। चलो करो, कितना होगा P1 नॉट यानी कि 1020 माइनस 990 बाई 990, क्योंकि हम यहाँ पर PS ले रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू MB कितना है देखो 5 ग्राम 5 इंटू MA कितना है देखो, मोलर मास ऑफ A कितना बोला है, A का मोलर मास बेंजीन का एक्चुअली 78 होता है, ठीक है। कितना होता है C6H6 होता है ना, तो 6 से 72 प्लस 6 78, तो लिखेंगे यहाँ 78 बाई MB, यही तो मेरे को निकालना है, नहीं पता
एम बी मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो एक्चुअली डब्ल्यू ए है, क्या लिख रहे हैं यार यहाँ पे, डब्ल्यू होगा ना, वेट है, वेट को डब्ल्यू से बोलेंगे तो इजीली होगा ना, वेट लिखो यार, डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू ए कितना है, एम बी इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना दिया 58.5। तो यहाँ पर कैलकुलेट करो, देखो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ लिखते हैं कि ये लगभग हो जाएगा, देखो ऊपर में हो जाएगा 30/990, ऊपर टैट लिख देते हैं ना, एम बी इज टू 5 इंटू 78/58.5 इंटू, देखो ये 30 होगा ऊपर में, कैलकुलेशन करके देख लो, ये वाला 30 आ रहा है, ठीक है, इंटू 990, ठीक है। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे, कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 117, तो ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 110, ये हो जाएगा 39, ये कट जाएगा 2, यानी कि 220। तो यहाँ पर ऑप्शन मेरे को दिख रहा है 220, करेक्ट, ओके। अगर अब यहाँ पर हम थोड़ा चेंज करते हैं कि यहाँ पर पीएस के जगह में अगर हम P1 नॉट डालते हैं, दैट इज 110 डालते हैं, तो क्या होगा फर्क, हम लोग देख लेते हैं आंसर में कितना फर्क आएगा, ठीक है, कितना फर्क आएगा आंसर में। तो मतलब यहाँ पे क्या करना है कि ये वाला चीज देखो, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं इसको ऐसे कि 30 ऊपर में हो जाएगा, माइनस करेंगे, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, देखो 1020, यही ना, 5 इंटू 78/MB इंटू 58.5, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एमबी आएगा तुम्हारा 226.66 आएगा, चेक करके देख लो। तो फर्क कितना का आ रहा है, यहाँ पर 220 है, यहाँ पर 226 के आसपास का फर्क है। तो ऑफकोर्स जब हम लोग मार्क्स निकाल रहे हैं तो सॉल्यूशन का ओवरऑल देख के करेंगे, तो हम लोगों को ये चेकआउट करना है, तो वो अच्छा होता है, ठीक है। तो देखेंगे, तो अगर यहाँ पर देखो 5-6 का फर्क आ रहा है और ऑप्शन में दिया है, तब ऑफकोर्स हम इसको टिक करेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसे लेके करना है, ठीक है। अगर मानो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ज्यादा का फर्क नहीं आ रहा, या फिर ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, इसको करते हैं, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं, बड़ा क्लियर होगा। इसको देखो, हियर आप कर दे रहे इधर का वाला पार्ट का, ठीक है। देखो अगर ये वाला सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी की तरफ से देखो, यहाँ पर हम यहाँ पर इसको लेके कर रहे हैं, P1 नॉट, PS नहीं लेकर के P1 नॉट कर रहे हैं, कि देखो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेंपरेचर, ये वेपर प्रेशर दे दिया है, P1 नॉट दे दिया है, एक नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं सॉलिड, जो कि कितना है, वेगिंग, यानी कि WB 0.5 ग्राम हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बेंजीन में। ये क्या है तुम्हारा WA, बेंजीन इतना है ऐड कर रहे हैं, इसका मोलर मास कितना होता है, दैट इज MA, ठीक है। तो वेपर प्रेशर निकालो सॉल्यूशन, अच्छा ये PS भी दे दिया है, PS दे दिया है, तो फाइंड निकालने बोला मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, तो मोलर मास निकालना बोला है, MA निकालना बोला है। तो अगर हम यहाँ पर ये सॉल्यूशन करते हैं कि मान लो कि P1 नॉट माइनस PS बाई, यहाँ पर PS नहीं लिख के P1 नॉट ही लिखते हैं, तो क्या फर्क आएगा, देखो एक काम करते हैं ना, पहले PS के साथ ही करते हैं ना, हम लोग जैसे करते हुए आ रहे हैं, मास निकालना है तो PS करेंगे, ठीक है। चलो, और यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही है। 1 कितना दे रहा है, देखो 1 है तुम्हारा 0.850 माइनस 0.845 डिवाइड बाय 0.845, एस लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर WB कितना दिया हुआ है, देखो WB 0.5 ग्राम इनटू मास ऑफ मोलर मास ऑफ बेंजीन 78 डालेंगे, 78 बाई MB, यही तो मेरे को निकालना है, इनटू W है कितना दे रहा है, देखो 39, ओके। तो ये वाला पार्ट को एक्चुअली कट कर दे रहा है ना, ये 2 जगह है, तो ये वाला हमेशा 1 होगा, 0.5 इंटू 2 1 होगा। तो MB अगर निकालने होगा तो यहाँ पर कितना निकलेगा, देखो
एम बी निकलेगा, एम बी निकालना होगा तो 1 इंटू 0.845 डिवाइड बाई 0.005, यही होगा ना। तो ये कट जाएगा, ये हट जाएगा, तो कितना होगा देखो, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जब 5 134 160 445 दैट इज 9, तो 169 आ रहा है। और एनसीईआरटी में कितना 170 है। तो 170 क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पीएस को पी नॉट मान के ही चल रहे हैं, पी नॉट मान के ही चल रहे हैं, तो ज्यादा का फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मानो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं 0.850 माइनस 0.845 डिवाइड बाई 0. यहाँ पर देखो 850 ही लेके कर रहे हैं, तो ये कितना हुआ, ये वाला जगह तो 1 हुआ ना, दैट इज 1 बाई एमबी हो रहा ना। तो उस केस में जो एमबी निकल रहा है 170। तो इस केस में देखो ज्यादा का फर्क नहीं हो रहा, 160 और 170 है तो चलेगा। तो मेरे को ऑप्शन देख के करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसका साथ सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर नहीं आएगा, अरे यार दिक्कत हो रहा। एस के साथ करेंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे एस के साथ वाला ही, अगर मेरा एग्जैक्टली मैच कर रहा तो एस के साथ वाला टिक मारेंगे, और नहीं तो फिर तो देख लेंगे। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उनका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। अब नंबर 2 देखते हैं, एक साथ करेंगे 2 और 3 को, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो यार इसको देखो, क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 3, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm of Hg, 10 mm of Hg से डिक्रीज किया सॉल्वेंट, ठीक है, when a non volatile solute, कोई non volatile solute को ऐड किया जाए टू इट, ठीक है, ओके, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इतना, ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, NH2 है, ठीक है, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज इतना, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा। देखो पहला केस में बोल रहा है कि मानो ये प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, पी नॉट जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, उस दैट माइनस पीएस, जब इसमें हमने कुछ सॉल्यूट ऐड किए तो पी नॉट माइनस पीएस, ठीक है, इक्वल टू पी नॉट डाले, ये x2 होता है, ये पता है मेरे को, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। अब क्या सीन है कि प्योर था, ठीक है, इसमें हमने कुछ ऐड किए, ठीक है, तो अब नया क्या हुआ, ये हुआ, तो इनमें कमी क्या दिया हुआ है, इसमें जो कमी दिया हुआ है कितना हुआ, 10 mm ऑफ Hg का डिक्रीज हुआ, ठीक है, 10 mm ऑफ Hg का डिक्रीज हुआ, और उस टाइम जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ वो कितना है देखो 0.2, ठीक है, यानी कि इस चीज को अगर हम चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं del P1 = 10 mm ऑफ Hg, ठीक है, और वहां पर x2 दिया हुआ है, यानी कि काम करो ना, ई x डैश x2 करो, ये 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब फिर दोबारा क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर 20 mm होता, मानो कि डेल P जो 2 है ये बोल रहा है 20 mm ऑफ Hg होता, ठीक है, तब तुमको बोल रहा है कि x2 डैश, मानो कि एक एग्जांपल x2 डैश कितना होगा, ये रिलेशन निकालना है। तो हम यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, यहाँ से क्या देखेंगे, देखो कि अगर डेल P नॉट इज, डेल P नॉट इसको 1 लिख रहे हैं, ठीक है, बाय डेल P नॉट 2 इक्वल्स टू x2 नॉट 1 सॉरी x डबल डैश 2, ये दोनों का रिलेशन ऐसे बन सकता है, यानी कि सिंपल एक रिलेशन मेरे को लगाना है, चेंज इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 जो कि दिया हुआ है, जब चेंज इन वेपर प्रेशर 10 होगा, यानी कि जब 10 होगा बाय 20, जब 10 होगा तो मोल फ्रैक्शन 2 है। अब ये मोल फ्रैक्शन कितना होगा बताओ, तो सीधा है ना कि x2 डैश मोल फ्रैक्शन निकालो कितना होगा, देखो ये कट के ये इंटू हो जाएगा 0.4, ऑप्शन देखो 0.4, इसको मारेंगे। यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज किए हैं, पी नॉट वाला, बस इसका पी नॉट को काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, पी नॉट लगाओ या पीएस लगाओ, बट यहाँ पर डायरेक्ट को डेल पता है। जब क्वेश्चन को फिर से समझो, देखो एक प्योर सॉल्वेंट है जिसका वैल्यू कितना होगा, पी नॉट है, ठीक है, जब उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड किए तो वो सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर थोड़ा घटा, कम होकर वो कितना घटा, वो 10 घटा, 10 mm ऑफ Hg, तो मानो डेल जो होगा ओवरऑल चेंज होगा, चेंज इन प्रेशर कितना हुआ 10, उस टाइम में जो मोल फ्रैक्शन पता चला सॉल्यूट का वो कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो x2 दिया हुआ है 0.2, हम मान रहे हैं रेफरेंस के लिए x डैश कर दिया है, सिंगल डैश, ठीक है,
अब फिर बोल रहा है अगर यही बताओ कि अगर मानो कि प्रेशर घट के जो डेल पी हुआ वो घट के 20 mm होता है, यानी कि मान लो कि डेल पी नॉट जो हुआ पी नॉट 2 हुआ वो मान लो कि 20 होता है, उस टाइम में मोल कितना सॉल्यूट मिलाया होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा वो मेरे को निकालना है। तो दोनों का रिलेशन ऐसे कर सकते हैं ना, p1 डैश बाय p2 डैश x1 डैश x2 दोनों का मोल में डिवाइड कर लो तो अपने आप ये आंसर निकल आ जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके चलो इसको भी देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। ये क्या बोला देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर ए मतलब कोई सॉल्वेंट होगा उसका जो प्योर फॉर्म में था 400 mm ऑफ Hg था, ठीक है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग बी, अब मानो कि उस ए में प्योर ए में हम कुछ मिक्स कर दिए, कुछ डाल दिए, ठीक है। अब वो नया जो सॉल्यूशन हुआ वो कितना हो गया देखो 30 mm ऑफ Hg हो गया, तो चेंज कितना का हुआ 10 का चेंज हुआ। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मतलब अगर देखो ये प्योर था पी नॉट माइनस पीएस मतलब ये जब सॉल्वेंट का जो नया वाला हुआ, ठीक है, डिवाइड बाय पी नॉट, ठीक है। पी नॉट इक्वल टू हमको पता है फॉर्मूला में क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 दैट इज द सॉल्यूट, यही बात है। वैल्यू पुट करके आंसर ला दो, कितना आंसर होगा उसको बताओ, चेक कर लो, चलो बता देते हैं फिर भी। कितना होगा देखो ये 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 बाई 40 इक्वल टू x2, ठीक है। तो कितना होगा 10 बाई 40 दैट इज 1/4, 1/4 कहाँ है, टिक मारो आगे निकलो, ठीक है। इसका पहले जो क्वेश्चन की वो अमाउंट में की, ये जो कि ये मोल फ्रैक्शन में की है, तो जो हमको फार्मूला जो यूज करना है, ठीक है, इसको रब कर रहे हैं, राइट। तो देखो तो जो दो हम लोग चीज किए हैं उसमें जो हम लोगों को फार्मूला यूज करना है वो दिमाग में रख लो थोड़ा अच्छे से, ठीक है। ये सीन क्या है, ये देखो पी नॉट या प्योर फॉर्म में था माइनस पीएस, ये सॉल्वेंट हुआ पी नॉट, इसको ऐसे लिखो और पी नॉट माइनस पीएस बाई पीएस करो, ठीक है। कभी कभी इसको ओवरऑल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेल पी बोल के, जैसा भी क्वेश्चन में किया है डेल पी नॉट मतलब टोटल चेंज इन प्रेशर क्या होगा बाई पी नॉट करो या पीएस करो, कुछ भी करो, इसको डेल बोल के लिख सकते हैं। तो अपने को क्या दिमाग में रखना है कि जब 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 मेरे को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोले, या तो खाली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोले, या तो मोल फ्रैक्शन निकालने बोले, ये सारा कुछ निकालने बोले तो मेरे को नीचे में पी नॉट यूज करना है। उसके अलावा कोई भी चीज के अमाउंट निकालने बोले, जैसे कि वेट ऑफ सॉल्यूट बोले, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बोले, ठीक है, इस तरह का कुछ बोले अगर मेरे को, तो फिर मेरे को यहाँ पर पी नॉट एस निकालना है, मतलब पी एस डाल के सॉल्व करना है, ये दिमाग में बस हल्का सा रखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ टाइप का पूछ सकता है, तो अपने को ग्राफ में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में ग्राफ को अच्छे से समझना है, क्योंकि ग्राफ याद तो नहीं होता है, ग्राफ को क्या होता है समझना होता है। तो देखो Which of the following is not correct graph of relative lowering of vapor pressure? Relative lowering of vapor pressure का कौन सा ग्राफ सही नहीं है? जो देखो ये ग्राफ देखो, अगर हम यहाँ पर ऐसे चले कि जो P नॉट माइनस पी एस या फिर P नॉट बोलो कुछ भी बोलो, देखो इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ये क्या है x2 क्या है सॉल्यूट है। अब देखो जैसे जैसे यहाँ x1 क्या है, इस पहले वाला ग्राफ को स्टडी करो, देखो अगर हम x1 का मोल फ्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं, यानी कि अगर सॉल्वेंट को हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या बढ़ेगा, सही बात है। राउल्ट्स लॉ भी क्या बोला है, राउल्ट्स लॉ क्या बोला है कि राउल्ट्स लॉ ये बोला है वेपर प्रेशर जो होगा दैट इज द वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल ऑफ द सॉल्वेंट, जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे सॉल्वेंट बढ़ेगा, इनफैक्ट सॉल्वेंट बढ़ना मतलब सॉल्यूट कम मिला है, सॉल्वेंट को बढ़ाना मतलब कम सॉल्यूट मिला है, तो मिला ही नहीं है, यही बात है ना। तो सॉल्वेंट अगर ज्यादा होगा तो आपको सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा क्या होगा ज्यादा ही होगा। अब मान लो कि इसमें जब सॉल्यूट मिलाते गए मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट का अमाउंट प्योर नहीं है, अब कम होते गया तो वो कम होता रहेगा, ठीक है। पेपर प्रेशर सॉल्वेंट कम हो, यानी कि ये ग्राफ सही है। देखो सॉल्वेंट बढ़ रहा है, पेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ रहा है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है। इसको देखो डेल पी बाई पी नॉट, यानी कि इस चीज को देखो,
यही है ना, यही है ना तुम्हारा, यही क्या है, ये डेल पी बाई पी नॉट है। तो डेल पी बाई पी नॉट जब बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा, जब ये x2 बढ़ेगा, x2 मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा। तो देखो सॉल्यूट बढ़ रहे हैं, x2 है, सॉल्यूट बढ़ रहा है तो डेल पी बाई पी नॉट ये भी बढ़ रहा है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब नीचे में पी नॉट होता है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कुछ नहीं होगा तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ग्राफ सही है, हाँ सही है, करेक्ट। अच्छा ये वाला ग्राफ देखो, पीएस यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहा है, कब बढ़ेगा, जब सॉल्यूट बढ़ेगा, ऐसा होगा। देखो सीन क्या है, देखो अगर मानो ये सॉल्यूशन यानी कि पी टोटल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसमें से भी देखो अगर हम सॉल्यूट को बढ़ाते जाएंगे, सॉल्यूट को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्यूशन क्या बढ़ेगा, सॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। अगर हम लोग सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा, कि जो पी ऑफ टोटल होगा या पी ऑफ जो सॉल्यूशन होगा ना, पी ऑफ सॉल्यूशन होगा ना, वो क्या होगा, तो सॉल्यूशन होगा तो पी नॉट जो प्योर का फॉर्म में था वो माइनस सॉल्यूट का, दैट इज माइनस पी ऑफ, मान इसको अगर हम बी बोल रहे हैं तो x2 होगा, ये वाला तो माइनस हो जाएगा ना, यानी कि ये वाला जितना ज्यादा होगा, ये वाला x2 को जितना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा डालेंगे तो ये वाला वैल्यू ज्यादा होता रहेगा। अगर ये वाला वैल्यू ज्यादा होता रहेगा तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा ना, कम होगा ना, इसलिए ये क्या होगा, देखो नेगेटिव स्लोप होगा, करेक्ट, नेगेटिव स्लोप होगा, ये भी होगा राइट। ठीक है चलो इसको ये लिख दो फिर, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ देखो सॉल्यूट भी बढ़ रहा है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, गलत है। तो यानी ये ऐसे ग्राफ पॉजिटिव ग्राफ नहीं हो सकता, ग्राफ कौन सा हो सकता है, नेगेटिव ग्राफ होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। किसके साथ होगा, सॉल्यूट के साथ अगर जब दिया होगा। तो यानी इनमें से गलत कौन सा है, ये वाला रॉन्ग है, बाकी सब राइट है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, जेईई का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखो यार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, है थोड़ा मतलब देखने लायक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्या देखो, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, द वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल दोनों को जब मिक्स कर रहे हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, और जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कितना है, ये पी टोटल है मानो, दैट इज 199 XA, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस 135, ठीक है, ओके, वेयर XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल बोल दिया गया है, ठीक है। व्हाट आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, जब तो बताओ कि जब मिक्स किए दोनों को, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल दोनों को जब मिक्स किए तो टोटल प्रेशर को इस फॉर्म में दिया गया है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि XA अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A है तो बताओ प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल कितना होगा। और एक कंडीशन भी यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो तो भी हम लोगों को जो ऐसे सॉल्व करेंगे वैसे ही करना है। अच्छा है कि क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ है कि मानो कि अगर हम पी ए नॉट की अगर बात कर रहे हैं बाई ए, ठीक है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये पी टोटल के बराबर है, एंड लिमिट जो दिया है लिमिट ऑफ x है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0 नहीं है मानो 1 है, ठीक है। तो इसको देखो करते कैसे, जो कॉमन मिस्टेक होता है वो भी देखेंगे एंड जो सही से करना है। देखो 90% बच्चे क्या करेंगे, ये देखो ये पी टोटल है, ये ए है, यानी कि हम लोग फार्मूला में क्या देखे थे, फार्मूला में लोग देखे ना कि पी ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी ए नॉट एक्स ए करते हैं, यानी ये एक्स ए है और तो फिर ये पी ए नॉट होगा, तो यानी कि 1/9 पी ए नॉट होगा, लिख देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे 197 किधर है, देखेंगे 197 किधर है, टिक मार देंगे, बाकी 135 वाला तो ये है, इसमें भी 135 है, इसमें भी 135 है, हाँ ये इसमें भी 135 है, देख इसमें भी 135 है, टिक मार देंगे, बट हो जाएगा क्या गलत। मानो कि अगर ये 119 दे करके ये चलो ऐसे ही दिया रहेगा 119 135 मार देंगे इसको करेक्ट, बट होगा गलत, ये क्या होगा, ये होगा गलत, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देख के वो नहीं लगाना है, इसको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। क्या करना है, देखो देखो कंडीशन यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, और मान के भी चलना है। मोल फ्रैक्शन कितना है मेरे को नहीं पता, ये कौन सा है कि जो टोटल है ये इतना प्लस इतना मिल के बना है, इतना प्लस इतना मिल के पी टोटल हुआ है, ठीक है। अगर हम राउंड फ्लो से जाएंगे, अगर हम राउंड फ्लो देखते हैं
अगर हम लोग राउल्ट लॉ देखते हैं तो राउल्ट लॉ क्या बोला है, राउल्ट लॉ क्या बोला है, राउल्ट लॉ ये बोला है जो प्रेशर होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अगर एक ही बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यही बोला है ना। तो अगर हम ये कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू x है, ये p टोटल लिखेंगे ना, p टोटल। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि मानो pa बाई x है ना a इक्वल्स टू p टोटल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब p टोटल तो ये दिया हुआ है, p टोटल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इधर हम लोग ऐसे लिखे कि pa बाई x है इज इक्वल्स टू 199x है प्लस 135, ठीक है। अब x का लिमिट कितना दिया हुआ देखो, 1 दिया हुआ है, तो यानी कि हम यहाँ पे 1 डालेंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे, डालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, अगर ये 1 है तो 199 प्लस 135 कितना ऐड होगा, 199 दैट इज 290 135 दैट 235 335, एक काम 334, तो क्या होगा देखो 334, ये कितना होगा 334, ठीक है। तो इस तरह का सॉल्व करना होगा, डायरेक्ट अंदाजा नहीं लगाना है, तुक्का नहीं मारना है, देख के करना है आराम से, ठीक है। चलो, अब ये x के का लिमिट इतना दिया हुआ है, तो अगर हम लोग b के लिए करेंगे तो फिर वहां पर देखेंगे सिर्फ ये वाला जो होगा 135 b के लिए होगा। अब अगर क्वेश्चन में लिमिट दे दिया होगा x 0 होता, तो अगर x 0 होता तो क्या होता, ये वाला पूरा वैल्यू 0 हो जाता, तो p ये कितना होता 135 होता उस केस में, समझ में आ रहा है ना। देखो उस हिसाब से करना है, हड़बड़ाना नहीं, उल्टा पुल्टा टिक नहीं मारना है। चलो, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो लगभग हो गया है। अब हम लोग देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको लिखो उठाते हैं। चलो अभी देखते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये बड़ा अच्छा से समझना है एंड इजी है यार, एक फॉर्मूला याद रहेगा तो दूसरा भी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यार, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होना है, ठीक है। मानो कि पानी है, वाटर है, प्योर वाटर है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल हो रहा है, ठीक है। अब उसमें हो जाएगा एलिवेशन 100 नहीं होगा, 110 में होगा, ठीक है। वो चीज देखना है। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में घटना है, मानो वही वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, फ्रीज होता है। अब वो 0 डिग्री में नहीं होके -1 डिग्री में होगा, तो क्या हुआ और घट गया, 0 में नहीं होके -1 में हो रहा है, तो डिप्रेशन हुआ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन को समझना है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होना मतलब 0 से और कम में फ्रीज होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले यार देखिए ये जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वो है क्या, देखो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब होता है बॉयल। मतलब कि ये कि सोचो एक वाटर है, ठीक है, वाटर में हम हीट देना चालू किए, तो थोड़ा थोड़ा करके क्या हुआ, उसका वेपर प्रेशर में इंक्रीज हुआ, वेपर प्रेशर में इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो इंक्रीज होते 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 सोचो 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आया, फिर 0.6 0.7, जब 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ जाएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, वो वाटर हो जाएगा बॉयल होना चालू हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक का वेपर प्रेशर का जब बराबर हो जाएगा तो वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ये सारा कुछ आता है, ठीक है। या तो इसका हम लोग अल्टरनेटिव भी क्या बोल सकते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो सकता है, एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड एंड वेपर फेज ऑफ अ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। ऑफ कोर्स जब बॉइलिंग हो रहा है उस केस में लिक्विड फेज में जितना उसका वेपर प्रेशर है और वही जो तो आपका जो वेपर फेज में जो है यानी कि एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है, दोनों का लगभग लगभग इक्विलिब्रियम में रहता है, तो उसका ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में उतना कोई ध्यान नहीं देता, बस देख लो कि डेफिनेशन क्या है, मेन काम आएगा, हम लोग आगे ग्राफ समझेंगे। उसी तरह अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो जैसे फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, देखो द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल होगा वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। तो सॉलिड फेज बर्फ एंड लिक्विड फेज जो वाटर जो कन्वर्ट हो रहा है, दोनों का वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट में रीच कर जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही बोल सकते हैं एट फ्रीजिंग पॉइंट द लिक्विड एंड सॉलिड फेज दोनों क्या होता है, लगभग लगभग डायनामिक इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। तो ये लगभग डेफिनेशन था। तो अब देखो एक छोटा सा डिफरेंस याद रख लो कि इवापोरेशन एंड बॉइलिंग में क्या होता है। इवापोरेशन में क्या हो रहा है, इवापोरेशन कोई भी टेम्परेचर में होना चालू हो जाता है, इवापोरेशन हो रहा है मतलब थोड़ा थोड़ा इवापोरेट हो रहा है, तो ये रिवर्सिबल भी हो सकता है क्योंकि इवापोरेशन रिवर्सिबल कंडेंसेशन होता है, हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग का
रिवर्सिबल नहीं होता। बॉइलिंग होना चालू हो गया तो फिर वो नॉर्मल उसका बैक कहाँ से लाएंगे, तो नॉन रिवर्सिबल होता है। जो इवेपोरेशन होता है वो कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है, हम ग्राफ भी बताए थे पहले इवेपोरेशन, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है फिक्स टेम्परेचर में होता है, ठीक है। एंड उसका क्या होता है, ये सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड का सरफेस वाला प्रॉपर्टी है, सरफेस से उड़ के चल जाता है, जिसके पास लेस काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब ओवरऑल नेट फोर्स उसमें थोड़ा कम लगता है, जो कि इजीली स्केप हो सके तो वो स्केप हो जाता है, सरफेस प्रॉपर्टी है। लेकिन ये क्या बल्क प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग सिर्फ सरफेस का नहीं होता है, पूरा लिक्विड है जो पूरा है उसका होता है। तो ये कुछ डेफिनेशन है, मतलब कुछ दिमाग में रखना है हल्का सा, ये बेसिक बात है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग आगे देखते हैं। देखो सीन क्या है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है एंड ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसको समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिख लेने हैं। अब देखो ध्यान दो, मानो कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज ये वाटर का ये वाला है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट एंड ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, प्योर फॉर्म में है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना में होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है मानो, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, ठीक है, ये चीज होता है, ठीक है। लेकिन देखो क्या है प्योर में, अब मानो सपोज कि एक लिक्विड है, एक ग्राफ बना रहे हैं देखो, ठीक है, यहां पर हम टेम्परेचर को ले रहे हैं, ठीक है, और ये जगह हम क्या ले रहे हैं, प्रेशर को ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और कुछ टाइम मान इधर ये जो प्रेशर है, ये तो प्रेशर मानो 0 से चालू हो रहा है, ठीक है, एटीएम से चालू हो रहा है मान लो, और ये पॉइंट को मान लो कि हम लोग एटमॉस्फेरिक ले रहे हैं, 1 एटीएम ले रहे हैं। 1 एटीएम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ही है, ओके। अब देखो क्या सीन है कि मानो कि जब प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, प्योर था वाटर, जब प्योर है तो ये मानो प्योर वाटर है, ठीक है। तो अगर प्योर वाटर है तो ग्राफ बुक में कैसे बना हुआ कि कुछ इस तरह का है, ये वाला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ये वाला मानो पॉइंट है, मानो कि पी नॉट है प्योर का फॉर्म में, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है, ये है सॉल्वेंट, ये जब प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है। उस केस में क्या हुआ, ये जो टेम्परेचर है मानो, ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है उसको हम लोग बोल रहे हैं कि टी नॉट भी बोल रहे हैं, मतलब टेम्परेचर जब प्योर सॉल्वेंट अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चला गया होगा तो उस टाइम में ये बॉइलिंग हो रहा होगा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को ये भी पता है कि अब इस प्योर सॉल्वेंट में कुछ हम लोग सॉल्यूट मिला दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, तो क्या हो जाएगा, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जब हम कुछ उसको मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, तो यानी कि एक हम दूसरा अगर हम ग्राफ बनाए तो मान लो सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन को मेरे को दिखाना पड़ेगा कुछ ऐसे, और ऐसे ही क्यों दिखाना पड़ा इस सॉल्यूशन को, जब सॉल्यूट मिलाते हैं तब उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोले। अब हम जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर घटेगा, तो घटेगा को दिखाएंगे तो कि देखो ये घट गया वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीएस, पीएस बोल रहे हैं, तो वेपर प्रेशर घट गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तुम्हारा ये जो क्या हो गया, डेल पी, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पढ़ लिए है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, ठीक है। अब देखो कि जब ये वाला ग्राफ देखो, जब वेपर प्रेशर आपका मानो कि एग्जांपल सोचो ना कि यहाँ पे मानो कि 5 एटीएम, हम एग्जांपल बोल रहे हैं 0.5 एटीएम है, मानो कि जब ये प्योर वाटर था, प्योर जब वाटर था तो 0.5 एटीएम में मानो कि उसका प्रेशर था, नेचुरल नॉर्मल में था, ठीक है। अब हम जैसे जैसे उसको टेम्परेचर बढ़ाते गए, अच्छा बढ़ा के जब हम यहाँ पर 1 एटीएम तक लाए तो वो पानी बॉयल होना चालू हो गया, हुआ, यानी कि मेरे को बस 0.5 एटीएम से 1 एटीएम तक का प्रेशर पहुंचाने के लिए जो मेरे को टेम्परेचर लगा होगा वो टी नॉट बी लगा होगा,
सही बात है ना। 5 क्लास से लेकर के मेरे को 10 क्लास तक जाना है तो 5 साल ही पर मेहनत करना है, ठीक है। लेकिन मानो कि अब क्या है, उसमें हम थोड़ा सॉल्यूट मिला दिए। अब यहाँ पर 5 ATM में नहीं है, मान लो कि ये मान लो कि ये 0.3 ATM में है, तो भैया आप 0.3 3 क्लास से जब 10 क्लास में जाना होगा तो फिर ज्यादा साल पढ़ना होगा ना, यानी कि तब तो मेरे को टेम्परेचर ज्यादा देना होगा ना, एंड वही ज्यादा टेम्परेचर देना हुआ, ठीक है। ये वाला टेम्परेचर को हम लोग मान लो टीवी बोल रहे हैं, तो एलिवेशन हुआ, एलिवेशन हुआ। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो चीज है, इसको हम लोग बोलेंगे डेल टी बी, यानी कि यहाँ पर ये जो चेंजेस हुआ, हम लोग सॉल्यूट मिलाने के बाद जो चेंजेस हुआ, दैट इज डेल टी बी। वो क्या है, चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि अब अगर जब हम लोग यहाँ पर देखो, ये जो ग्राफ, ये वाला जो पार्ट है वो है डेल टी बी, डेल टी बी है। और डेल टी बी क्या है, देखो अगर हम यहाँ से डेल टी बी देखेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन पीबी। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला सॉल्यूशन का ग्राफ है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, यानी डेल टीबी को हम लोग लिख सकते हैं टीबी माइनस टी नॉट बी, बोल सकते हैं। अब ये तुम्हारा क्या है, ऊपर वाला ये है सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन और ये सॉल्वेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, और अपने को उतना याद नहीं रखना है कि मेरे को पता है कि प्योर है और इम्प्योर क्या है। जब वही बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगा, जो ज्यादा टेम्परेचर उसमें से छोटा टेम्परेचर को माइनस करेंगे एंड डेल आएगा, और वो हमेशा डेल क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आ रहा है, ये ग्राफ समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये ग्राफ समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ये वाला क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये वाला लाइन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन है, ये वाला क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसी को देखो इधर, फ्रीजिंग ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं होगा, वही होगा। ये हम लोग लिए है टेम्परेचर और ये लिए है प्रेशर, ठीक है। तो क्या सीन गया है, देखो कि सॉल्वेंट जो था वो ऐसे आएगा, ठीक है, जैसे इधर ग्राफ बना है, सॉल्वेंट आएगा, प्रेशर उसका कुछ होगा, जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन उसमें कुछ मिलाएंगे तो सॉल्यूशन आएगा, ऐसे करके। ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, होगा, ठीक है। टेम्परेचर कुछ होगा, ठीक है, कुछ टेम्परेचर होगा। लेकिन जब ये लिक्विड फेस में है मानो ना, लेकिन जब ये सॉलिड फेस में होगा, यानी कि जब फ्रीज करेगा, क्योंकि हम इस सॉल्वेंट में कुछ सॉलिड मिलाया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि मानो कहीं इधर मानो कुछ ये टेम्परेचर मान लो, ये कुछ ये टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर था जो प्योर फॉर्म में था, वो क्या हो जाएगा, डेल टी एफ नॉट होगा, सॉरी टी एफ नॉट होगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन अब घट गया है, ये मानोगा टी एफ होगा, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, और ये क्या होगा, डेल टी एफ होगा। तो डेल टी एफ में यहाँ क्या होगा, ज्यादा क्या है, ये है, दैट इज सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, और ये क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। तो यानी कि इधर क्या लिखेंगे, इधर अगर मेरे को लिखना पड़ा डेल टी एफ, तो कितना फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आया, तो डेल टी एफ कितना हुआ, वो हुआ टी एफ नॉट माइनस टी एफ, बोल सकते हैं। टी एफ नॉट क्या है, यहाँ पे टी एफ नॉट है, सॉल्वेंट है, और ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये समझ में आया। और ये वाला क्या रेंज है, ये वाला जो प्योर फॉर्म का रेंज है, तो ये समझ में आया, एलिवेशन कब होगा एंड डिप्रेशन कब होगा, जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तभी ही वेपर प्रेशर में कमी आएगा। और जब वेपर प्रेशर में कमी आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट को बॉईल करने के लिए मेरे को ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, तो क्या हो जाएगा, 100 से मेरे को ज़्यादा देना होगा, मानो कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड देना होगा, लेट मान लो, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और वही फ्रीज करवाने के लिए क्या करना होगा, मेरे को कम टेम्परेचर लगेगा, और ये 0 डिग्री में जो बर्फ बन जाता था अब नहीं बनेगा, अब कितना में बनेगा, -0.5 डिग्री में बनेगा मान लो।
तो ये क्या हो गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है। इसका एप्लीकेशन है कि हम लोग कब क्या यूज करते हैं, मेरे को जब कहीं पर ऑलरेडी बर्फ गिरता है, कहीं पर ऑलरेडी बर्फ गिरता है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज जम जाता है, टेम्परेचर जो जगह का ऑलरेडी ठंडा होता है, जैसे शिमला कश्मीर में टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जो चीज कोई भी चीज एकदम मानो कि जम जाता है, 0 डिग्री में जम जाता है, 1 डिग्री में जम जाता है, और हम नहीं चाहते कि वहां पर जमे, क्योंकि भाई जम जाएगा तो मेरा यूज में नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि तो कार वार होता है, तो कार का क्या होता है, जो कार्बोरेटर होता है उसका जो पानी होता है वो बड़ा जल्दी जम जाता है वहां पे, तो हम चाहते हैं कि वो ना जमे, क्योंकि जमेगा तो मेरा इंजन फिर सीज कर जाएगा। तो हम उसमें कुछ ऐसे चीज मिलाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट, ठीक है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट मिलाते हैं जो कि इस टेम्परेचर को कम करता है। अब मान के वहां का टेम्परेचर मेरे को पता है कि 2 डिग्री तक गिरता है, -2 तक गिरता है, तो हम चाहेंगे कि इसको ऐसे करें कि -2 तक में बर्फ ना बने, -3 में बने या फिर -2.5 में बने, तो हम कैलकुलेशन करके उसमें इतना एंटी फ्रीजिंग एजेंट मिला देंगे, तो फिर क्या होगा, मेरा पर वहां पर पानी है या फिर कुछ भी है, मेरा बर्फ नहीं बनेगा, मेरा काम चल जाएगा, मेरा गाड़ी सेफ रहेगा। इथाइलिन ग्लाइकोल एक एग्जांपल है, ग्लाइकोल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, एक तो क्वेश्चन कराएंगे इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक है। तो ये ग्राफ देख लो, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ये वाला है फ्रोजन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ही क्यों बोला फ्रोजन, इसको सॉल्यूशन क्यों नहीं बोला, बोल सकते थे सॉल्यूशन, और वो इसलिए सॉल्यूशन नहीं बोला है क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ना, तो इसमें 99.99% तो सॉल्वेंट ही है, थोड़ा सा सॉलिड मिला है यार, वो सॉल्यूट जो मिला है वो ऑलरेडी सॉलिड पार्ट मान के चल रहे हैं, तो सॉलिड ऑलरेडी फ्रीज किया ही हुआ है और क्या करेगा, इसलिए यहाँ पर जो ये वाला चीज जो यहाँ पर गया है ये फ्रोजन सॉल्वेंट लिखा हुआ है, हालांकि सॉल्यूशन लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में सॉल्वेंट लिख के दिया है, ये ग्राफ को दिमाग में रखना है। तो 2 ग्राफ को समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब इसका कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, इसका पहले फॉर्मूला को पॉइंट आउट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आसानी होगा, ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, बनाते हैं। देखो ग्राफ से क्या देखते हैं, पहला देखो ये जो डेल टीबी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एक्चुअली है क्या, वो है यहाँ पे अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखेंगे तो है टीबी माइनस टी नॉट बी, बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या लिखेंगे, डेल टी एफ नॉट माइनस टीबी, ग्राफ से देखना है, ठीक है, ग्राफ से देखेंगे, ये वाला ज्यादा है माइनस छोटा है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर टीबी नॉट बाद में लिखे हैं पहले लिखे, उसको ग्राफ से देखना है, ठीक है। चलो अच्छा ये जो टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये वाला प्रेशर भी कर रहा है ना, लोअरिंग ऑफ प्रेशर भी कर रहा है, अगर प्रेशर कम रहेगा, लोअरिंग ऑफ प्रेशर ज्यादा, हम पार्शियल प्रेशर को कम कर देंगे, तो उसको मेरे को यहाँ तक ले जाने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट ले जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, यानी कि जो डेल टीबी होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल पी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा अब इसको ऐसे सोचो कि अगर डेल टी बी लिखे ये प्रेशर जो है, हम लोग याद करो कि ये जो पार्शियल पी बाई पी नॉट लिखे थे ये था मोल फ्रैक्शन के बराबर था, एक्स पी था, पढ़े थे ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो यहाँ पर रिलेटिव की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर खाली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे तो पी नॉट हटा सकते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ये एक्स नॉट, एक्स भी कर सकते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन क्या है, सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, यही है ना, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट यानी कि एन बी बाई एन ए, कैलकुलेशन करके उसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखे प्रोपोर्शनल टू एन बी बाई एन ए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एन बी एन ए क्या है, मतलब मोल ऑफ बी दैट इज सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज डब्ल्यू बी बाई मोलर मास एम बी, और एन ए यानी कि मास वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई ए बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट है, यही बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब अगर हम इस कांस्टेंट साइन को हटाए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाए, दैट इज डेल टी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू टी बी के लिए क्या लिखते हैं के बी डब्ल्यू बी बाई एम बी
और MA/W है। कर सकते हैं सेम चीज यही वाला, उसके लिए लिख देंगे डायरेक्टली। क्या लिखेंगे, क्या लिखो, डेल TF इक्वल्स टू KB लिखे थे वहां पे KF लिखेंगे, ठीक है। बाकी वही लिख लो, क्या है देखो, WB/MB इंटू MA/W है। अब A क्या है, B क्या है, सबको पता है। M क्या है, मोलर मास ऑफ A मतलब सॉल्वेंट, B मतलब सॉल्यूट। ये समझ में आ रहा है। तो मेरा को पूरा 99% यही फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो कुछ कुछ चेंजेस करेंगे हल्का फुल्का। जैसे देखो इस सीन में ये जो होता है MA जैसे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तो कांस्टेंट होगा बुक में, जैसे कि ये कांस्टेंट होगा, सही बात है। और अगर कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि नहीं मेरे को ये लेना है, मोलर मास बेंजीन लेना है, तो बेंजीन का मोलर मास पता होना चाहिए, ठीक है। टोलिन लेना है तो मोलर मास पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे मोलर मास को कांस्टेंट करेंगे, यहाँ पर MA ये कांस्टेंट ही रहता है हमेशा सॉल्वेंट का, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ TB क्या होगा, डेल TB हो जाएगा KB WB/MB और वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब कुछ कुछ याद आ रहा है, ये WB/MB क्या है, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर हम लोग मोलालिटी का टर्म यूज करेंगे, ठीक है। कैसे देखो, हम लोग इसको डेल TB को डायरेक्टली KB मोलालिटी लिख सकते हैं। मोलालिटी लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेट है जो WA है उसको मेरे को मानना पड़ेगा, कितना मानना पड़ेगा, 1000 ग्राम या तो 1 kg मानना पड़ेगा। जब हम मोलालिटी यूज करेंगे यहाँ पे, जब हम मोलालिटी यूज करेंगे तो उसके क्योंकि मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इन 1 kg होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा वेयर WA को मान कर रखे हैं 1 kg या 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम बोल सकते हैं, तब ना मोलालिटी लिखेंगे। और NCERT में ये चीज बोल रहा है, ठीक है। NCERT में ये चीज बोल रहे हैं। तो फाइनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसको रब करो, फाइनल लिस्ट बनाते हैं। ग्राफ समझ में आ गया है ना, फाइनल फॉर्मूला का लिस्ट बना देंगे, ठीक है। ग्राफ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो तो लिखते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं फटाक से। तो पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ही फॉर्मूला इसमें याद रखना है कि अगर हमको डेल TF बोले तो F नहीं, B ना, पहले बॉलिंग कर रहे हैं ना, तो B बोले तो मोलालिटी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वही कर लेते हैं, डेल TF तो क्या लिखेंगे, KF मोलालिटी। याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। अब हमको मोलालिटी का फॉर्मूला पता है, पुट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। आगे देखो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो डेल TB इक्वल टू KB। मोलालिटी क्या होगा, देखो वेट ऑफ B बाय मोलर मास ऑफ B इंटू 1000 लिख लो ऊपर में, ठीक है, क्योंकि हम लोग 1 kg की बात करेंगे मोलालिटी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, WA, ठीक है। इतना ही ध्यान देना है, इसके लिए भी वही लिखो। फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखना है कि 100 ग्राम बोला है, 1000 ग्राम बोला, उस हिसाब से इसको हम लोग चेंजेस करेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला में डाल के डायरेक्टली सॉल्व कर देना है, ओके। अब यहाँ पर काम होता है कि जो KB है एंड KF है उसको बोलते, देखो KB और यहाँ पे KF, KB ना लिखना है, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं सबसे पहला बॉइलिंग, एलिवेशन,
कांस्टेंट, इसको बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट बोलो, ठीक है, या तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलो, या तो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोलल वाला स्पेशली तब बोलेंगे जब ये पर 1000 ग्राम दिया हो या फिर 1 kg दिया हो। अगर नहीं दिया हो तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, तब सिर्फ एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे। मानो कि अगर 1 ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है तो एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे। अगर 1000 ग्राम है तो ये हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर ऐसे कुछ स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, डायरेक्ट पूछे कि के को क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हम लोग सबको टिक मार दे सकते हैं, ठीक है, ये वाला चीज है। और वही के एफ के लिए क्या बोलेंगे, देखो बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट तो फ्रीजिंग डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है, डिप्रेशन कांस्टेंट, काइरोस्कोपिक कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन एक बात क्या है, काइरोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे, काइरोस्कोपिक कांस्टेंट, ये थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा ये तो है, तो यहाँ पर जो के बी एंड के एफ है, नोट करो, कुछ कुछ बात है, लिखो नोट। पहला, के बी एंड के एफ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। के बी एंड के एफ जो है वो सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है, ना तो सॉल्यूशन का या फिर सॉल्यूट का प्रॉपर्टी है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, हमको के बी हमेशा याद रखना है, जैसे कि अगर हम बात करें के बी और के एफ 0.52 एंड 1.86, ये वाटर का याद रखना है, क्योंकि अगर कोई और रहेगा, जैसे कि अगर आपका कैम्फर दिया होगा, CCl4 दिया होगा, टोलिन दिया होगा, बेंजीन दिया होगा, तो उसका क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि उसका Kb इतना है, उसका Kf इतना है। लेकिन अगर वाटर वर्ड यूज किया हुआ है तो वो क्वेश्चन वाला पे डिपेंड करता है कि वो ये 0.25 देगा या नहीं देगा, आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा यूनिट की बात करें, यूनिट चाहे Kb हो या Kf हो, सबका यूनिट क्या होगा, देखो अगर यूनिट में हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या होगा, टेम्परेचर दैट इज केल्विन हो जाएगा, वेट यानी केजी हो जाएगा, अगर इसको हम लोग मोल बोले तो पर मोल हो जाएगा, ठीक है। तो वेट यूनिट में क्या लिखेंगे, देखो यूनिट में लिखेंगे टेम्परेचर यानी केल्विन बोलो, ठीक है, और इसको क्या बोलो, केजी बोलो, और मोल नीचे चला जाएगा तो पर मोल बोलो, ठीक है। ये इसका यूनिट, चाहे के बी एंड के एफ दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और क्या बच रहा है, हाँ एक और बात है कि अगर के बी बाई के एफ बोले या अगर के एफ बाई के बी बोले तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। जैसे कि के बी 0.52 बाई 1.86 कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, तो वैल्यू जो होगा वो लगभग 0.27 होगा फॉर वाटर के लिए, ठीक है, और इसका 1.86 0.52 अप्रोक्सीमेटली 3.6 होगा, ठीक है, यूनिट लेस होगा, ओके। तो ये कुछ बात था, और एक रिलेशन बताना है, इसको लिखो, एक पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या होगा देखते हैं हम लोग, ये दोनों के बी एंड के एफ का रिलेशन बना देते हैं, और थर्मोडायनेमिक का फॉर्म में लैटेंट हीट एंड हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फॉर्म में कुछ फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, अगर सीधा के बी बोले तो के बी को हम लिख सकते हैं आर, दैट इज ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, टी नॉट स्क्वायर बी प्योर फॉर्म में जो है, ठीक है, टी नॉट स्क्वायर बी 1000 लैटेंट हीट का फॉर्म में है, और हमको पता है कि यहाँ पर देख लो आर क्या है,
गैस कांस्टेंट है, ठीक है। LB क्या है, दैट इज लैटेंट हीट पर ग्राम, ठीक है। हमको पता है कि जो LV होता है ना वो होता है एंथैल्पी होता है, डेल एच होता है बाई मोलर मास सॉल्वेंट का मोलर मास होता है। तो इसलिए हम लोग इसको चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि M सॉल्वेंट का ना, सॉल्वेंट क्या है, A है, R T नॉट स्क्वायर, B का है तो B 1000 बाई डेल एच, और क्योंकि ये पर है तो वेपोराइजेशन तो VAP होगा, ठीक है। अगर वही हम इसके लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो KF इज इक्वल्स टू R T नॉट स्क्वायर F बाई 1000, लैटेंट हीट का फॉर्म में लिखेंगे या तो मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज B सॉरी A R T नॉट स्क्वायर F बाई 1000 हीट ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी हीट ऑफ फ्यूजन। एक क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, काम नहीं है नीट में शायद इसका ज़्यादा फॉर्म नहीं, लेकिन किस्मत खराब रहेगा तो क्वेश्चन दे देगा। वैसे इसमें कुछ है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, कैलकुलेशन करना है वैल्यू पुट आउट करके, तो इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं बनता। चलो 8-10 क्वेश्चन देखते हैं इसका, उसके बाद हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पे आएंगे। इसको ध्यान में रख लो, ये वाला क्या था, ये मोल होता है ना, सोचेगा कि यहाँ पर मोलालिटी कहाँ लिख दी, ये मोल होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर मोलालिटी का टर्म यूज किया है, ठीक है। और ये फ्यूजन होगा ना, ये फ्यूजन है, ठीक है। चलो हो गया फिर, चलो ये क्वेश्चन करते हैं फटाक से, ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही करेंगे इस पर, क्योंकि ज़्यादा हम लोग एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में करेंगे। बस इसको फॉर्मूला का समझने के लिए लिखते हैं। देखो क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हो रहा है वो कितना है, TB कितना है, 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड का हो रहा है। कब हो रहा है, व्हेन 6 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड, तो 6 ग्राम को क्या बोलेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे। कंपाउंड A इज एडेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पर चीज देने वाला क्या बात है, 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया है, ठीक है। तो वो WBA होगा, वेट ऑफ द सॉल्वेंट होगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला पुट करो, डेल TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला पुट करो, 0.52 TB दिया हुआ है, डेल TB दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पर KB ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो KB यहाँ पर दिया हुआ है 5.2, और हम लोग वाटर के लिए पढ़ा था कि 0.52 होता है, बट वो कब होता है, जब हम लोग 100 ग्राम वाटर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, 1 kg, तब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखो 5.2 दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है। तो फॉर्मूले में क्या करेंगे, देखो तो मोलालिटी को क्या लिखते हैं, WB बाई MB। अब यहाँ पर MB क्या है, A है, तो यहाँ पर A लिख दो, ठीक है। यहाँ पर इंटू 1000 करते थे ना, लेकिन अब 1000 नहीं करेंगे, इंटू 100 करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग लिखे थे इंटू 1000 बाई WA लिखे थे। अब WA तो पानी है, वो तो 100 लिख दो, लेकिन 1000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 100 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये मेंशन कर दिया, KB में बोला है कि 100 का फॉर्म में लिखो, तो 100 लिखे है। अगर 1000 बोलता, अगर 0.52 दिया होता तो 1000 लिखते, लेकिन यहाँ पर 5.2 बोल दिया है 1000 ग्राम, तो इसलिए यहाँ पर 1000 नहीं लिख, 100 बोला है, तो इसलिए 100 लिखेंगे। कैलकुलेट करो, चलो A क्या होगा, A इधर ले जाएंगे, बाकी देख लेते हैं। 5.2 इंटू WB कितना है, 6 ग्राम है, 6 ग्राम इंटू 100 बाई, ये 0.52 इधर ले आते हैं, 0.52 इंटू 100 हो गया। ये देखो ये पॉइंट है, इधर 100 गया, ये पॉइंट हट गया, यहाँ 10 आया। कैलकुलेट करो, ये कट गया, 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 6 10 जा 60, 60 आंसर होगा। टिक मारो, आगे बढ़ो, खत्म करो, ठीक है। इस तरह का ही आएगा, इसी यही फॉर्मूला में कुछ ना कुछ पूछेगा, कभी KB निकालने बोलेगा, कभी वेट निकालने बोलेगा, जैसे अभी A निकालने बोल दिया है। हर क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिलेगा, इसलिए ज्यादा करने का जरूरत नहीं है इसमें। अगर हम लोग ज्यादा करेंगे जब आई लगा के करेंगे, ठीक है, वो बताएंगे। एबनॉर्मल में इसको ज्यादा देखेंगे। ये देखो एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ले रहे हैं, एक फ्रीजिंग पॉइंट का ले रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया, देखो व्हाट वुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ, ये दिया हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, यहीं पर लिख लो, 12 कार्बन का, तो 12 6 72,
72 प्लस 12 प्लस 96 ना, कितना होगा 16 6 16 5 18 90 96 होगा। ठीक है, ऐड करो 96 2 2 4 100 180 180 हो जाएगा। अच्छा, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर के एफ दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, चलो डेल टी एफ निकालो, के एफ मोलालिटी, बस यही इनपुट कर दो और कुछ नहीं। ये मेरे को नहीं पता, डेल टी एफ निकाल लेंगे। के एफ दे दिया है, कितना है 1.86 दे दिया है, इनटू ये कितना है मोलालिटी। मोलालिटी की क्या होता है देखो, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए, यही है ना। 1.86 इंटू डब्ल्यू बी कितना है देखो 18 ग्राम 18, मास कितना है उसका 180 इंटू 1000, डब्ल्यू ए कितना है देखो, ये देखो 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, तो ये 1000 से ये 1000 कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ 10 हुआ तो कितना होगा 0.186। ठीक है, तो डेल टी एफ कितना है 0.186, तो ये 0.186 डेल टी एफ है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है प्योर वाटर का, कितना होता है 100 होता है। अब हम यहाँ भी याद ही नहीं करवाए हैं कि डेल टी एफ क्या होता है। डेल टी एफ क्या होता है, प्योर दैट इज माइनस डेल, यही होता है ना। ये प्योर है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। अब प्योर सॉल्वेंट का तो 0 डिग्री होता है ना, और जो भी होगा वो सॉल्वेंट का होगा। ठीक है, ये तो यानी कि ये कितना निकला, ये हुआ डेल टी एफ कितना निकला, इधर देखो डेल टी एफ है 0.186 इक्वल टू माइनस टी एफ। तो टी एफ कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना होगा माइनस 0.186 होगा। डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, डिग्री केल्विन बोलो, कुछ भी बोलो, क्योंकि डेल में तो कोई फर्क नहीं आता है ना। इसको लिख लो, खत्म करो। देखो सिंपल क्वेश्चन है, देखो एक ही फॉर्मूला पुट कर, तो अपने को याद रखना ही एक डेल टी एफ को या बी ओ इक्वल टू के एफ या के बी कुछ भी लिखो इनटू मोलालिटी, बस मोलालिटी में ही खेल करना है। ठीक है, तो चलो ये हो गया है। अब हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। हमारा जो लास्ट टॉपिक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, जो लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो पढ़ेंगे, उससे पहले क्या जानते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो। एक तो होगा स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस होता है ऑस्मोसिस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दैट इज इसमें कोई एक्टिव एनर्जी नहीं चाहिए होता है, स्पॉन्टेनियस अपने आप में होता है। नेट फ्लो होता है, नेट फ्लो होता है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, या वर्ड यूज करना है नेट फ्लो, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, उसके अक्रॉस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, दैट इज द ऑस्मोसिस। मतलब ऐसे देखो, ये बिगर है, ठीक है, इस बीकर में प्योर वाटर भरा हुआ, प्योर वाटर भरा हुआ, प्योर वाटर भरा हुआ, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट बोल रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट बोल रहे हैं, दैट इज पीएस। बोलो, ठीक है। अब उसमें क्या किए, मानो कि ये एक हम लोग फनल को उल्टा करके ऐसे लगा दिए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला पार्ट में ये क्या है, ये मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन कौन सा मेम्ब्रेन है, एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, इसमें हम लोग भरे हुए हैं वाटर से बना हुआ कोई सॉल्यूशन, वाटर में कुछ हम लोग मिला दिए, शुगर मिला दिए, कुछ भी मिला दिए, तो ये क्या हो गया, पीएस बना कि सॉल्यूशन है एक, ठीक है, ओके, ठीक। तो अब क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, यानी कि ये प्योर है, तो ऑस्मोसिस क्या बोला है कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो क्या होता है कि यहाँ से, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है, ये हाइपरटोनिक है, बोल सकते हैं एग्जांपल, ये प्योर है तो हाइपोटोनिक होगा, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट ऐसे नहीं कि सिर्फ इधर से इधर ही होगा, थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर से भी नीचे की तरफ होगा, इसलिए यहाँ पर वर्ड क्या यूज है, नेट फ्लो है, ठीक है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है। हाँ, सॉल्वेंट तो ज्यादातर 99% तो यहाँ पर जाएगा ही,
हाइपोटोनिक में ही घुसे, हाइपरटोनिक में ही जाएगा हाइपो से, ठीक है। प्योर वाला सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ही जाएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, लेकिन थोड़ा उसका बाहर भी आएगा, इसलिए नेट फ्लो है, ठीक है। तो ओवरऑल ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं? तो ओवरऑल हम लोग नेट डायरेक्शन क्या होता है, कहाँ होगा, नेट तो अंदर ही जाएगा ना, जा रहा तो पानी अंदर जा रहा ना। तो फाइनल जो ऑस्मोसिस का अगर हम लोग बताना होगा तो ये एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है, नेट फ्लो है ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के अंदर की तरफ जाएगा, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, नेट फ्लो क्या और अंदर की तरफ होगा, दैट इज ऑस्मोसिस। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन ये नेचुरल है, नेचुरल ऑब्टेन करते हैं, ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, ओके ठीक है। इंपॉर्टेंट है, फेरो कॉपर फेरोसाइनाइड को याद रखना है इसका, ठीक है ओके। तो ये हो गया ऑस्मोसिस। अब हम लोगों को पढ़ना तो है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोसिस को हटाते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आते हैं। तो कहानी समझते ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है। देखो मानो कि ये लेवल है कुछ इतना दूर में था, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ये सॉल्यूशन है, ये तो पानी को अपनी तरफ खींचेगा, पानी की तरफ खींचेगा, तो पानी ऊपर चला जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा, अंदर की तरफ घुसने लगेगा। जैसे जैसे पानी घुसेगा तो ये लेवल में थोड़ा सा राइज होगा, लेवल में राइज होगा, लेवल में राइज होगा, तो राइज हुआ, ठीक है। तो राइज जो हुआ, मानो कि अगर ये वाटर का लेवल है तो यहाँ से लेकर के ये लेवल तक ये हो गया हाइट, ठीक है, ये लेवल में राइज हुआ। तो ये जो प्रेशर क्या है, एक्चुअल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कि सोचो कि ये पानी अंदर घुसना चाह रहा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे चाहेंगे नहीं कि बस इतना ही है, यहाँ पर हमें ब्लॉक पिस्टन लगा देंगे कि भाई और मत बढ़ो, और पानी मत घुसो, इतना ही में रुक जाओ। तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली कितना प्रेशर लगाए हैं कि मेरा ऑस्मोसिस होना रुक गया, कि अब और ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, इतना ही लेवल मेंटेन करके रखे। इसको हटा देंगे तो पानी घुसता रहेगा, लेवल और बढ़ता रहेगा, लेकिन मेरे को बढ़ाना नहीं है। तो मेरे को यहाँ पर एग्जैक्टली कितना प्रेशर लगाना है कि जस्ट पानी घुसना बंद हो जाए, उतना ही लगाना है। और अगर उससे ज्यादा लगाएंगे तो पानी घुसेगा तो नहीं, लेकिन अंदर से ही बाहर आ जाएगा, उसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, द प्रेशर एट विच द ऑस्मोसिस स्टॉप, या फिर द प्रेशर एट विच द मॉलिक्यूल सॉल्वेंट जस्ट स्टॉप मूविंग इनटू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जस्ट जाना, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल बंद हो जाए, उस पॉइंट में उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं पाई से, ठीक है, पाई ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसको हम लोग बोलते हैं रो जी एच, ऑस्मोटिक प्रेशर रो जी एच। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि पाई होगा, ये होगा रो, ये डेंसिटी ऑफ ये सॉल्यूशन जी एच, ठीक है। जहां पर लिख देते हैं ये पाई क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। एक तो हाइट ऑफ कॉलम, हाइट ऑफ कॉलम अबव सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, जितना हाइट में राइज किया है वो हाइट हो गया, ठीक है। तो ये तो था सिंपल। अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा और देखते हैं कि इस जो ये चीज जो है, ये जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो हम लोग यहाँ पर पाई लिखे हैं, इस चीज को पाई को रिप्लेस करके देख क्या हुआ, ये वाला प्रेशर को हम लोग गैस के रेस्पेक्ट में भी कंपेयर कर सकते हैं। तो जो हम लोग क्या देखते हैं कि वेंटॉफ लॉ, वेंटॉफ प्रेशर, ठीक है, फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कुछ खास नहीं है, वेंटॉफ है, यही ऑस्मोटिक प्रेशर को गैस का रेस्पेक्ट में कंपेयर करके देखे। गैस में हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर हम लोग देखेंगे फॉर गैस, गैस में याद करो PV = nRT पढ़े है कि नहीं पढ़े है, पढ़े है ना। गैस के लिए हम लोग पढ़े हैं PV = nRT, ठीक है। और वही चीज अगर हम यहाँ पर करेंगे फॉर सॉल्यूशन, देखेंगे तो देखो क्या हुआ है, जो P है, ये P को यहाँ पर क्या बोलते हैं, पाई बोल रहे हैं, जो कि प्रेशर, यही ना प्रेशर है ना,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा एन बी आर टी हो जाएगा। अब देखो एन बाई बी क्या होता है एक्चुअली, एन बाई बी तो कंसंट्रेशन टर्म्स है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर एन बी तो एक कंसंट्रेशन टर्म्स है, यानी कि अगर हम लोग देखें कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन में टर्म्स में यूज कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर नंबर की रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो नंबर आ रहा है, और हम लोग क्या देखे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो करेगा जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल में ही डिपेंड कर रहा है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, इसलिए ये भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हुआ। यहाँ तक समझ में आ रहा? अच्छा ठीक है, ये ठीक है। आर का वैल्यू चेक कर लेते हैं। आर का वैल्यू या तो 0.821 डालेंगे या तो 0.83 डालेंगे, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये होगा लीटर बार में अगर देखेंगे तो, ठीक है, पर केल्विन, डिग्री पर केल्विन लीटर एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम पर केल्विन, ठीक है, पर मोल, ठीक है। चलो ये यूनिट कर सकते हैं। अच्छा बाकी आर का डिटेल में हम लोग देखेंगे, अभी अगला चैप्टर हम लोग आएंगे थर्मोडायनामिक, उसमें हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये कुछ का फॉर्मूला नहीं है, पाई इक्वल्स टू रो जी एच लगा, फिजिक्स में ही पढ़ते हुआ है, या तो फिर इसको पाई इक्वल्स टू सी आर टी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या सीन है, ये लिख लो इतना, फिर समझाते हैं, ठीक है। देखो अगर हम लोग टू डिफरेंट सॉल्यूशन को कंपेयर करें, ठीक है, देखो फॉर आइसोटोनिक, अगर आइसोटोनिक हुआ सॉल्यूशन हुआ, तो आइसोटोनिक होगा मतलब कि इसका ये भी प्योर है ये भी प्योर है, तो नेट फ्लो उसमें होगा नहीं, यानी कि वहां पर ऑस्मोसिस तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो वहां पर ऑस्मोसिस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो मान लो अगर 1 के लिए लिखेंगे, 1 के लिए क्या होगा, देखो कि पाई 1 इक्वल टू, अगर आइसोटोनिक में क्या होगा, पाई 1 इक्वल टू पाई 2 होगा कि नहीं होगा, दोनों का प्रेशर सेम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा आइसोटोनिक केस में। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1 RT इक्वल टू C2 RT, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। उस केस में RT RT कट जाएगा, RT RT कट जाएगा, यानी कि अगर आइसोटोनिक होगा तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 होगा, और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं C1 इक्वल टू C2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और हम लोग अगर देखेंगे तो सोचो N1 V1 इक्वल टू N2 V2, ये सारा चीज को हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं, सारा सेम होगा। तो क्वेश्चन में अगर आएगा तो यही में से क्वेश्चन आएगा, और आइसोटोनिक क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, और मेरे को कंसंट्रेशन निकालने बोलेगा, ठीक है। या तो मेन जो चीज निकालने बोलेगा वो निकालने बोलेगा मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ये मेन होगा, मॉलिक्यूलर मास ही निकालने बोलेगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोर्स निकाल लेंगे, जब आइसोटोनिक बोल देगा तो हम लोग C1 इक्वल टू C2 कर देंगे, ठीक है, N1 by V1 N2 by V2 कर देंगे, और N1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर मास कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर किसी का भी मॉलिक्यूलर मास हम लोग ये आइसोटोनिक कंडीशन में निकाल सकते हैं, ओके। यहाँ तक समझ आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इसको यूज कर लो ना, C1 C2 करके डाल लेंगे, C1 C2। अब कंसंट्रेशन यहाँ पर हम लोग स्पेशली यूज करते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी यूज करते हैं, नॉट मोलैलिटी। यहाँ पर मोलैलिटी को यूज नहीं करते, देखो सारा कंसंट्रेशन टर्म्स में जब हम मोलैलिटी का यूज किए, जैसे कि हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें हम लोग क्या लिखे मोलैलिटी, लेकिन यहाँ पर हम लोग मोलैलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। ये इसलिए करते हैं, देखो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर एक अच्छा एडवांटेज देता है, सारा जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो तीन देखे उसमें सबसे अच्छा है। अगर हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल का रिस्पेक्ट में, अगर उसका कुछ मेरे को मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकालना होगा तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर ही यूजफुल होता है, एनसीईआरटी का कुछ लाइन है, इसका एडवांटेज है। ये हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स,
पॉलीमर्स। बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स का क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो पॉलीमर होता है ना, ये लेस सॉल्युबल होता है, बिकॉज जो पॉलीमर होता है ना वो क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है। तो उस केस में क्या होता है, जो वैल्यू आएगा वो छोटा आएगा। ठीक है, अगर दूसरा चीज में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें चेक करेंगे ना, उसके हेल्प से अगर हम लोग देखना चाहेंगे ना मॉलिक्यूलर मास, तो बहुत ही कम आएगा मॉलिक्यूलर मास, उसका जो चेंजेस होगा बहुत माइनर चेंज होगा, जो कि हम लोग उतना अच्छा करेक्ट एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो काफी ज्यादा होता है, तो छोटा से छोटा चेंजेस को भी हम लोग अच्छा खासा देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरे को ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं तो ज्यादा अच्छा ऑब्जर्व होता है। प्लस जो टेम्परेचर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हम लोग नॉर्मली रूम टेम्परेचर में ही यूज करते हैं, कैलकुलेटेड इन रूम टेम्परेचर। अब जब हम लोग रूम टेम्परेचर में कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होता है नॉर्मली तो रूम टेम्परेचर में बेस्ट होता है, टेम्परेचर हाई करते हैं तो उसमें बायोमोलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, ऑब्जर्व में दिक्कत होगा। और क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मली रूम टेम्परेचर में स्टडी करते हैं तो अच्छा है, फिर बायोमोलिक्यूल को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का एडवांटेज में लेते हैं। ठीक है, चलो और कुछ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस देखते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और आंसर जो छूटा होगा तो हम बता देंगे। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है, खत्म करते हैं क्वेश्चन को छूटा ही। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का डायरेक्शन कैसे, कहां से कहां तक होगा। ठीक है, लिखते हैं, देखो देखो क्या होगा, प्योर प्योर सॉल्वेंट से प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की तरफ डायरेक्शन होगा। ठीक है, डाइल्यूट से डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर अगर हाई वाला है यानी कि मोर वोलेटाइल है, उससे क्या होगा, लो वेपर प्रेशर की तरफ होगा ऑस्मोसिस। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा वाला से ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होता है, नहीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो प्योर होता है ना वाटर, और उससे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो कम की तरफ होगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम कब होता है, जब उसमें हम लोग इंप्योरिटी मिलाते हैं, तब फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है। 5 नंबर, बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम, 100 डिग्री में पानी बॉईल होता है, जब इंप्योरिटी मिला देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि प्योर से इम्प्योर तक में होगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना मतलब इसको अंदर जाने के लिए ज्यादा प्रेशर देने का जरूरत नहीं है, पंप से चला गया। ठीक है, कम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर तक। ठीक है, तो ये अपने को दिमाग में रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। मतलब ऐसे देखो, सपोज अगर हम बोलेंगे पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज्यादा है इसका कम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका ज्यादा होता है वो हाइपरटोनिक होता है, ये हाइपरटोनिक होगा ना, ये हाइपोटोनिक होगा। तो कहां से सॉल्यूशन ऑस्मोसिस कहां से, हाइपो टू हाइपर होगा ना, तो हाइपो टू हाइपर यही तो है। इसको ऐसे सोचो कि अगर इसको हम ऐसे देखो ना, ये सोचो पाई 2 था, ये है पाई 1। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, पाई 2 से लेकर के पाई 1 की तरफ ऑस्मोसिस होगा, ऐसे ही ना होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख लो कि पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है, समझ में आया। ठीक है, चलो
नेक्स्ट देखते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स है। एक है ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि 0.16 मोलारिटी होगा और 0.91% वेट बाय वॉल्यूम, ये अगर कंसंट्रेशन होगा ऑफ NaCl, ठीक है। इसको हम लोग ब्लड में जब सलाइन चढ़ाते हैं वो करते हैं क्योंकि हम लोगों का बॉडी का इंटरवेनस फ्लूइड के आइसोटोनिक होता है, तो हम लोगों को ऑफकोर्स आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही नहीं डालना है बॉडी में, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, ये इज यूज्ड एज सलाइन, ठीक है। आइसोटोनिक विद इंट्रावेनस फ्लूइड, एंजाइटिक लाइन है, ठीक है। और एक बात क्या है देखो, जो जो ज्यादा नमक वमक खाते हैं ना बॉडी में, तो वहां पर क्या होता है, ज्यादा नमक रहेगा, खा लिए तो नमक सॉल्यूट है तो वो ज्यादा पानी खींचेगा, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, पानी का ब्लॉकेज हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एडेमा बोलते हैं, एडेमा बोलते हैं। एडेमा क्या होता है कि वाटर स्वेलिंग हो जाता है इन टिश्यू, वाटर स्वेलिंग इन टिश्यू, ठीक है। स्वेलिंग इन टिश्यू, टिश्यू में स्वेलिंग हो जाता है ड्यू टू एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस सॉल्ट कंज्यूम करेंगे तो एडेमा हो जाएगा। अच्छा, और क्या है, और क्या, और कुछ कुछ पॉइंट एनसीईआरटी में इधर का पूरा हो गया, ठीक है। अच्छा, कुछ हिंट दे देते हैं। अगर मानो कि हम लोग 3-4 तरह का सॉल्यूशन को मिला रहे हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, नॉन रिएक्टिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, दैट इज कि नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन, अगर कोई नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन का मिक्स करा रहे हैं तो नेट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, मानो P2 B2 कर दो, B टोटल P टोटल V टोटल पाई टोटल, तो पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 प्लस पाई 3 V3, इस तरह का करते चला जाएंगे। 2-3 तरह का अगर मिलाएंगे तो नेट ऑस्मोटिक प्रेशर इस तरह का कर दो, क्योंकि RT RT कैंसिल हो जाएगा ना, तो सेम होगा, ठीक है। और देखो फॉर कैलकुलेशन, मानो कि ये डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर मत दिया हुआ हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हो, 23 डिग्री सेंटीग्रेड में हो, दैट इज 300 केल्विन में हो, या तो फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हो, ठीक है। तो आर और टी कंक्लूडर करके रहेगा, ये केल्विन में रहेगा टेम्परेचर, ठीक है। और ये आर का वैल्यू जो होगा ताकि 0.08 0.821 लो या 0.83 लो, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये होगा 22.4 22.6, ठीक है, 24.6, 30.6 होगा। याद रख लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो कैलकुलेशन करते रहेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये बात है, ओके, ठीक है। अब छोटा, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का खत्म करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन एट 24 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2.5 atm, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है। फाइंड द स्ट्रेंथ, यहाँ पर क्या निकालने बोला है, स्ट्रेंथ निकालने बोला है ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। एक्चुअली ये स्ट्रेंथ क्या है, ये स्ट्रेंथ है कंसंट्रेशन टर्म्स, ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन टर्म्स ही है, ठीक है। चलो करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे, पाई इज इक्वल टू CRT, तो ये C निकालने बोला है, तो C इज इक्वल टू पाई अपॉन RT, वैल्यू पुट करो, पाई कितना दिया है 2.5 जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, R 0.0821, R का वैल्यू याद रखना है, ठीक है, इनटू टेम्परेचर, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन करेंगे तो 273 प्लस 24 73 93 93 97, तो 297 कैलकुलेट करो तो आंसर आएगा ये वाला 0.1025। ऑप्शन में भी कुछ ऐसा दिया हुआ है ना कि कंफ्यूजन करने के लिए, कैलकुलेशन में परफेक्ट होना है, गलत नहीं करना है, ठीक है। चलो सिंपल क्वेश्चन है, इसके जब हम लोग आगे करेंगे एब्नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जब आई लगा के करेंगे तो मजा आएगा, ये सिंपल है। ये देखो ये एनसीईआरटी वाला है क्वेश्चन था, जब हम ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए,
एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। 200 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन, प्रोटीन हम लोग बड़े बायोमोलिक्यूल्स के लिए हम ज्यादातर ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं, तो इसलिए है प्रोटीन। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा ये कौन सा फार्मूला लगा कैसे करना है, ठीक है। तो ऑफ अ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का वेट दिया हुआ है 1.26 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट टेंपरेचर भी दिया हुआ है, इज फाउंड टू बी 2.57 into 10 to the power minus 3 बार। ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया हुआ है। कैलकुलेट करने बोला है क्या, मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, मोलर मास ऑफ द प्रोटीन को कैलकुलेट करने बोला है। सीधा फार्मूला लगाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का, क्या होता है कि पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। अब यहाँ देखो C, तो पाई इज इक्वल टू C क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम है, RT है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल क्या है, पाई इज इक्वल टू मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर मास, ठीक है, इनटू VRT। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, ये मोलर मास ही तो निकालना है, तो क्या लिखेंगे, मोलर मास लिखेंगे कैपिटल M, ठीक है। किसका निकालना, प्रोटीन का है, तो मोलर मास ऑफ प्रोटीन कितना होगा, वेट कितना दिया हुआ है, वेट है 1.26 इनटू R कितना है, R इसमें दिया हुआ यूनिट देखो बार में दिया हुआ है, तो कितना लेंगे 0.083, ठीक है, इनटू टेम्परेचर 300 केल्विन दे ही दिया है, ओके, ठीक है। तो m को इधर लेके आए तो पाई का वैल्यू निकल गया, और उसके बाद अभी हम लोग पाई देंगे, पाई कितना है देखो 2.57 इनटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये देखो वॉल्यूम में, वॉल्यूम को चेंज करना है, तो देखो वॉल्यूम में क्या सीन है कि वॉल्यूम में मेरे को पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 ml होता है ना, तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यानी कि 200 ml है। और अगर हमको उसको लीटर में लिखना है तो क्या लिखेंगे 0.2, ये लीटर में हो गया, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.2 लीटर, वही 0.2 लीटर की है, ठीक है। बाकी आपने वैल्यू डाल दी है, कैलकुलेट करो। एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ है वो है 61022 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये सिंपल है। तो अपने को अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो या तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा जो कि ऑस्मोसिस एक लॉजिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, तो लॉजिक से क्वेश्चन आएगा, वो करते हैं हम लोग इधर। ये तो हो गया, ठीक है। चलो ये देखते हैं, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस देन, मतलब कि एक बीकर है, ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट भरा हुआ है, इसमें हम लोग डालते क्या, सॉल्यूट डाल रहे हैं, ठीक है। आप बोल रहे हैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन घटेगा तो क्या होगा, क्या वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज होगा। हमको पता है कि अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट ज्यादा मिला रहे हैं, सॉल्यूट ज्यादा मिलाएंगे तब ना सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम होगा, क्योंकि ओवरऑल 1 होना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होना है, 1 ही होना है ना। अब हम जैसे सॉल्यूट मान कुछ भी नहीं डाले थे तो क्या था, सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट था, पूरा 1 था, लेकिन अब जैसे हम लोग सॉल्यूट डालते गए तो 1 से सॉल्वेंट का थोड़ा कम हो गया, जैसे 0.8 हो गया, फिर और डाले तो और कम होता गया 0.2, तो जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम होता गया तो क्या हुआ, वेपर प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, नहीं डिक्रीज होता है ना। जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है, वेपर प्रेशर घटता था, ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा रॉन्ग, इंक्रीज दिया हुआ है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, नहीं, जब हम लोग सॉल्यूट मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना होता है, ठीक है। और अगर वही टेम्परेचर रखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उतना टेम्परेचर में बॉइल नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये भी गलत है, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे तो वो ज्यादा हाइपरटोनिक होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो ये करेक्ट है, बढ़ेगा, ऑल ऑफ आर करेक्ट तो हो गए नहीं, समझ में आया। तो ये लॉजिक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो ऑस्मोसिस वाला पार्ट है वो एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा से समझाया हुआ है, तो उसे एक बार रीड कर लेना है, बाकी तो समझा ही दिए, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख के लग रहा है, लेकिन एक्चुअली न्यूमेरिकल बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, ठीक है। क्या देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोनिक है एट सेम टेम्परेचर,
ये कुछ दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये दो सॉल्यूशन का आपस में आइसोटोनिक होगा, टेम्परेचर को सेम मेंटेन किया है। ओके, चलो इसको देखते हैं। क्या है 3.42 ग्राम ऑफ केन शुगर इन वाटर एंड 0.18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर है जिसमें हम केन शुगर मिलाए हैं 3.42 ग्राम, उसका कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, और अगर हम 1 लीटर पानी में अगर 0.18 ग्राम ग्लूकोज मिलाए तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ होगा। क्या ये दो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा? अगर सेम होगा तभी नहीं आइसोटोनिक होगा। तो हमको इनफैक्ट क्या करना है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर को बस कंपेयर कर लेना है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा वो क्या होगा, आइसोटोनिक होगा। नंबर 1 देखते हैं, ये कितना हुआ है 1.48 ग्राम। इसको इधर करते हैं, ये रब कर दे रहे हैं नंबर 1 वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो यार ये लिख लिया होगा ना, चलो इसको करते हैं रब। ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, सॉल्यूशन 4 का। सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें अगर आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होगा, आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होगा, पाई 1 इक्वल टू पाई 2 होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन 2 होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि क्या होगा, C1 RT C2 RT, क्योंकि RR सेम दिया हुआ है, और टेम्परेचर T1 एंड T2 बोला सेम टेम्परेचर है, क्योंकि सेम टेम्परेचर है, तो ये कट जाएगा तो R भी कट जाएगा। इनफैक्ट मेरे को बस कंसंट्रेशन दोनों का चेक कर लेना है, जिसकी कंसंट्रेशन सेम वो सॉल्यूशन सेम होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे 1 नंबर की, तो C1 क्या है, देखो ये देखो कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम होता है। तो N1V1 इक्वल टू N2V2 कर दो, करे तो N1 क्या है, मोल। तो केन शुगर का क्या होता है, केन शुगर क्या है, ये है सुक्रोज, सुक्रोज होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं केन शुगर जो होगा वो है C12H22 OI11, दैट इज सुक्रोज, सुक्रोज। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 12 प्लस 22, 12 कितना होगा, 12 10 जा 144, 12 12 जब 144 होता है प्लस 22 होता है प्लस कितना होता है, देखो 176 होगा ना ऑक्सीजन का, ऐड करेंगे तो 342 आएगा, ठीक है। 342 आएगा केन शुगर का। तो अगर हम इसकी केन शुगर इसके लिए करें तो कितना होगा, देखो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल टू इसी का देख लेते हैं पहले, एक का केन शुगर का देख लेते हैं फिर हो जाएगा। वेट कितना दिया हुआ है इसका, वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ठीक है। वेट कितना है 3.42, मोलर मास 342 इनटू वॉल्यूम 1 लीटर। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो रहा 0.01 ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, 0.01 आ रहा है। तो यानी कि केन शुगर देखो सब में केन शुगर केन शुगर केन शुगर केन शुगर है, और सब 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर में है। यानी कि इसको मान लो कि केन शुगर के लिए फिक्स कर लो कि मेरे को देखना है कि 0.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका आ रहा है, क्या ग्लूकोज के साथ आ रहा है, हम चेक करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज के लिए चेक करते हैं। ये तो निकाल दिए केन शुगर का, केन शुगर का, ठीक है, केन शुगर का हो गया। ग्लूकोज का देखो, ग्लूकोज का क्या होगा, मानो किसके लिए कर रहे हैं, N2 के लिए कर रहे हैं, N2V2, N2 कितना है, वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, वेट 0.18 बोला है, मोलर मास 180 होता है, ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6 180 होता है, ठीक है, इनटू पहला केस में कितना है, वॉल्यूम कितना दिया 1 लीटर, यानी कि 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 100, कट गया तो पहला होगा 0.001 होगा, तो 0.001 है तो ये तो नहीं होगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ये हो गया कट। दूसरा वाला देखेंगे, अब यहाँ पे देखो दूसरा वाला में कितना दिया हुआ 0.18 ग्राम है, लेकिन यहाँ पे देखो लीटर जो है वॉल्यूम है 1 लीटर नहीं है, 0.1 लीटर है, 0.1 लीटर है। डाल के देखते हैं केन शुगर के लिए ही, अगर 0.18 वेट लिए थे, मोलर मास लिए थे इनटू, अब वॉल्यूम की जगह में 0.1 लीटर लिया, 1 नहीं 0.1। अब कैलकुलेट करते हैं, ये ऊपर चला गया, ये हो गया 10, ये नीचे आ गया, ये हो गया 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, देखो हो रहा है 0.01, तो यानी कि 0.01
0 1 हो रहा है। जब दोनों सेम हो रहा है तो नंबर 2 वाला ऑप्शन मेरे को तो सही लग रहा है। बाकी भी चेक करना है कर लो, ये देख लो और ये देख लो। NaCl का कितना होता है मोलेक्युलर मास? NaCl का मोलेक्युलर मास NaCl Cl 35.5, क्लोरीन 23 तो 58.5 होगा। क्लोरीन के लिए भी देख लेते हैं 58.5 वाला, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए NaCl देखते हैं, NaCl होगा तुम्हारा 58.5। तो इसका कंसंट्रेशन देखते हैं कितना हुआ। मानो कि इसको N2 बोल रहे हैं, N2V2, तो N2 वेट बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम। वेट कितना दे रहा है? पहला वाला 0.585 बाई 58.5 इनटू वॉल्यूम कितना दिया है? 1 लीटर दिया, 1 लीटर दिया हुआ। कैलकुलेट करते हैं, ये कट गया 0 0 0, ये कट गया 0, कैंसिल कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है? 0.01, तो ये भी 0.01 हो रहा है, यानी कि ये भी सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन दे, और उसके बाद नीचे वाला देखते हैं। अगर ये वाला देखें तो 1.17 इंटू डिवाइड बाई 58.5, 1 लीटर है ना। इसको करते हैं यहाँ पर 100, इसको करते हैं यहाँ पे 10, 0 से 0 कैंसिल। तो ये कितना होगा देखो तो 5 जो होगा ना, 575 जब 171 सॉरी 185 ना, 185 से होगा। तो ये कितना होगा? ये 1/50 होगा। ये ऑफ कोर्स इस इक्वल तो होगा नहीं, ठीक है। दैट इज 0.02 हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि पहला और दूसरा है सही। देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? अब 2 होगा कि 3 होगा, ये भी तो सोचना है ना कि फाइनल आंसर को क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज है जो कॉमन मिस्टेक होगा कि यहाँ पर देखो ये NaCl है और ये NaCl है, तो इसका आंसर भी तो देखो 0.01 ही आ रहा है, और ग्लूकोज वाला इसका भी 0.01 ही आ रहा है, 2 और 3 में है। बट हमको तो बेस्ट मारना है, तो यहाँ पर एक चीज है जो कि ये NaCl है। अब एक्चुअली जब NaCl होता है ना तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ेगा। अगला टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो होगा एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और हम इसलिए यहीं पर एंड करेंगे इसको। ये NaCl क्या होगा कि हम डालेंगे तो एक, लेकिन पानी में जाके हो जाएगा 2। जैसे कि अगर हम देखेंगे पाई इक्वल टू क्या था? CRT था। ये तो जेन्युइनली है, ये उस चीज के लिए है जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, मतलब जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए हो गया। लेकिन जब हम NaCl डालेंगे ना, जब हम NaCl डालेंगे तो ये डालेंगे तो एक, लेकिन पानी में जाकर हो जाएगा 2, Na+ और हो जाएगा Cl-। डाले थे एक, लेकिन पानी में जाके हो गया 2। और हमको पता है कि हर एक वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है कि जब नंबर ऑफ सॉल्यूट, कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट को हमें मिलाया है उसका नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो भाई यहाँ पर भी तो हम सॉल्यूट मान के एक ही मिलाए थे ग्लूकोज का, और NaCl भी तो हम एक ही मिलाए। ग्लूकोज तो पानी में जाके वैसे आयंस में ब्रेक डाउन नहीं हुआ, लेकिन NaCl तो टूट गया। डाले थे एक, अंदर में जाके बन गया तो जादू हो गया। तो जब 2 हो गया होगा तो इसका भी आंसर में तो गलत होगा, तो ये तो 0.01 तो आएगा नहीं, गलत क्या होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? CRT तो होगा, लेकिन सामने में लग जाएगा I। अब ये I का वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं इसको निकालना है, क्या करना है, सीखना है, इसको हम लोग आगे करेंगे। यानी कि अगर हम लोग इसके लिए चेक करेंगे, असली का देखेंगे NaCl के लिए, तो वो हो जाएगा कि पाई इज इक्वल टू, अगर I हम I के वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे और 0.01 हो जाएगा। अब I का वैल्यू निकालो, ठीक है। हम लोग आगे में देखेंगे। तो यानी बेस्ट आंसर कौन सा होगा? ये होगा। एक्चुअली ये भी हो जाएगा गलत, तो इसलिए क्वेश्चन देख के कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो यार नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। नीट में अगर क्वेश्चन आएगा तो एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो।